फ्रेंड्स, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ध्रुव खत्री आज 10 सालों बाद इंडिया वापस आ रहा था। वो सांवले रंग का एक हट्टा कट्टा 35 साल का आकर्षक नौजवान है। आंखों पर काला चश्मा हमेशा रहता है जो उसकी आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने में बखूबी काम करता है। वो अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठा अपने 10 साल पुराने अतीत में खो गया। 20 दिसंबर 2011 की कड़कड़ाती सर्दी की शाम और मूसलाधार बारिश में एक 24-25 साल का लड़का ध्रुव बीच सड़क पर बैठा बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रो रहा था। बारिश भी जैसे उसका साथ दे रही थी। आज उसे अपने सांवले रंग और अपनी किस्मत में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे वहां बैठे बारिश में भीगते और रोते हुए उसे सुबह से शाम हो गई थी, पर उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात 10 बजे अचानक एक गाड़ी सड़क के बीचों बीच आकर रुकी। सामने सड़क पर एक लड़का ध्रुव बेहोशी की हालत में पड़ा था। तभी भागते हुए आकर ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला। गाड़ी से एक रौबदार सज्जन शख्स बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से शख्स के ऊपर छाता खोलकर लगाया। ये सज्जन कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेसमैन थे, दिनेश रहेजा। दिनेश रहेजा ने ड्राइवर की मदद से ध्रुव को अपनी गाड़ी में लिटाया और अपने घर ले आए। कड़कती ठंड में सुबह से रोते भीगते ध्रुव बेहोश हो चुका था। इतनी बारिश में भी उसका शरीर तप रहा था। बेहोशी में भी उसके मुंह से एक ही नाम निकल रहा था, गणिका। आखिर कौन थी ये गणिका? ध्रुव, ध्रुव कहाँ खो गए? ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली तो देखा पास में बैठी उसकी दोस्त एलिना उसे आवाज दे रही थी। एलिना ही एक उसकी खास दोस्त थी जो उसे अच्छे से समझती थी और उसे दिल ही दिल में पसंद भी करती थी। गणिका, गणिका कहाँ हो तुम? सारा गणिका को कब से सारे घर में ढूंढ रही थी। एक कमरे के सामने सारा ठिठक गई। कमर तक लहराते स्ट्रेट बाल, गुलाब की पंखुड़ी से होठ, झील सी गहरी आंखें, 5 फुट 5 इंच की गणिका रेड गाउन पहने बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर सारा उसे देखती ही रह गई। गणिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। हे सारा, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गणिका खुश होते हुए बोली। सारा ने गणिका को गले लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। आज गणिका सुबह से बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका 23वां जन्मदिन था। सारा देखना, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सारा ने कमरे के अंदर आते हुए ध्रुव को कपड़ों से लदे हुए देखा तो उसे हंसी आ गई। हाँ हाँ, हंस लो तुम भी, ध्रुव ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। खुद कितना लेट आई हैं? मैं कब से तुम्हारे बदले कपड़ों का ढेर बना हुआ हूँ। ये गुन्नू कब से कपड़े चेंज करके मेरे ऊपर फेंक रही है। सारा अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, गणिका, तूने ये क्या करके रखा है? तू यही ड्रेस पहन, इस रेड गाउन में तू बहुत प्यारी लग रही है। अमन तुझे इस ड्रेस में देखेगा तो देखता रह जाएगा। अमन का नाम सुनकर ध्रुव सारे कपड़े वहीं डालकर उदास होकर वहां से चला गया। ये इसे क्या हुआ गुन्नू? ये ऐसे क्यों उठकर चला गया? पता नहीं सारा, अमन का नाम सुनकर पता नहीं इसे क्या हो जाता है। चल तू उसे छोड़ना, चल पार्टी की अरेंजमेंट देख कर आते हैं। दोनों वहां से चली जाती हैं। ध्रुव अपने कमरे में आकर उदास बैठ जाता है और अपने बचपन की ओर गणिका की बातें याद करने लगता है। ध्रुव अमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं था गणिका अमन को पसंद करती थी इसलिए ध्रुव को अमन पसंद नहीं था, जबकि अमन बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो गणिका के सामने अच्छा बनने का नाटक करता था। ध्रुव ने गणिका को समझाने की कई बार कोशिश की थी कि अमन अच्छा लड़का नहीं है, वो बस तुम्हारी करोड़ों की दौलत के लिए तुमसे प्यार का झूठा दिखावा कर रहा है। पर गणिका ध्रुव की बात सुनने को तैयार नहीं थी। गणिका अपने पिता की करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी। गणिका के पिता विजयकांत मिश्रा ने ध्रुव को बचपन में एक ढाबे पर बर्तन साफ करते हुए देखा था। वो बहुत लगन से अपना काम कर रहा था। विजयकांत मिश्रा को ध्रुव के बचपने और उसकी भोली सी सूरत पर दया आ गई। उन्होंने ध्रुव से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जी साहब, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, ध्रुव ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। विजयकांत मिश्रा ध्रुव को अपने साथ ले आए थे और गणिका के साथ ही स्कूल में एडमिशन करा दिया। गणिका और ध्रुव एक ही साथ स्कूल जाने लगे। वो दोनों कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।
गड़का अपने हर काम में ध्रुव की मदद लेती। जब भी स्कूल का या बाहर जाने का कुछ भी काम होता तो ध्रुव को ही बुलाती। ध्रुव पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल खत्म होने पर दोनों ने कॉलेज भी साथ शुरू किया। गड़का की बचपन की दोस्त सारा बहुत ही अच्छी लड़की थी। अभी कुछ दिन पहले कॉलेज में एक लड़का आया, अमन। गड़का और अमन की नज़दीकियां बढ़ते देख ध्रुव ने गड़का को कई बार समझाने की कोशिश की कि अमन अच्छा लड़का नहीं है। उसकी कई दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर्स हैं। पर गड़का की आंखों पर अमन की झूठे प्यार की ऐसी पट्टी बंधी है कि वो अमन के बारे में ध्रुव की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ध्रुव, ध्रुव कहाँ हो? सारा ध्रुव को ढूंढती हुई वहां आई। ध्रुव अपने ख्यालों से उठा। हाँ, मैं यहाँ हूँ सारा। ध्रुव, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? चलो ना, गुन्नू तुम्हें बुला रही है, चलकर पार्टी के अरेंजमेंट देखो। और विजय अंकल भी तुम्हें बुला रहे हैं। अंकल को क्या काम है? ध्रुव ने उठकर जाते हुए पूछा। पता नहीं, बोल रहे थे कहीं ध्रुव दिखे तो मेरे पास भेज देना, सारा ने जवाब दिया। ध्रुव पार्टी हॉल में अरेंजमेंट देखने में पहुंचता है। तभी गड़का की नज़र उस पर पड़ती है। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मुझे कब से अकेले सब करना पड़ रहा है? गड़का ने गुस्से से कहा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ, तैयार हो जाओ, सभी गेस्ट आते होंगे, ध्रुव ने गड़का के गुस्से को शांत करते हुए कहा। तभी सारा भी वहां आ गई। ओके, अच्छे से करना, सब कोई कमी ना होनी चाहिए, कहते हुए गड़का वहां से सारा के साथ तैयार होने चली गई। ये लाइट्स उधर लगाओ। हाँ, उधर सारे गेस्ट यहाँ से अंदर आएंगे, यहाँ अच्छी रोशनी होनी चाहिए। और ये सारे बैलून्स इधर लगाओ। और ये गुलाब के फूल यहाँ टेबल के पास लगाओ। गड़का को गुलाब बहुत पसंद है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट। ऐसे ही करना, सब कुछ जैसे मैंने बताया। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 7 बजने वाले हैं, सारे गेस्ट 7 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। जी, ध्रुव बाबू, कहते हुए सारे नौकर जल्दी जल्दी काम करने लगे। ठीक 7 बजे सारा और गड़का तैयार होकर नीचे आए। गड़का ने रेड गाउन के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी और बालों को ऊपर करके सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाया था। गड़का को देखकर ध्रुव अपना काम भूलकर उसे ही देखने लगा। वहीं सारा ने भी व्हाइट टॉप ब्लैक जीन्स के साथ पहना था। कमर तक खुले बालों में सारा भी बहुत सुंदर लग रही थी। नीचे आते हुए गड़का का पैर फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि ध्रुव दौड़कर वहां आया और उसकी मजबूत बाहों ने गड़का को थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि आसपास की उन्हें खबर ही नहीं रही। तभी सारा ने जोर से खांस कर दोनों को ध्यान तोड़ा। गड़का ने इधर उधर देखा। उसने खुद को संभालते हुए ध्रुव को धन्यवाद कहा और नीचे आ गई। तब तक मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। सारा और गड़का मेहमान का स्वागत करने वहीं आ गए थे। अचानक मेहमानों की खातिरदारी करते हुए ध्रुव को याद आया कि उसे तो विजय अंकल ने बुलाया था। वो सारा काम छोड़कर ऊपर विजयकांत सर मिश्रा के रूम में उनसे मिलने पहुंच गया। हेलो अंकल, कैसे हो आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, पहले से बेटर फील हो रहा है। तुम बताओ, नीचे सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है अंकल, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? ध्रुव ने मिश्रा जी के पास बैठते हुए कहा। हाँ बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मिश्रा जी बोले। हाँ हाँ बोलो अंकल, क्या बात है? कुछ टेंशन वेंशन है क्या? ध्रुव माहौल को हल्का करने के लिए बोला। एक ही टेंशन की बात है फिलहाल अभी मुझे, वो है गड़का का अच्छा जीवन साथी। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे साथ थोड़ा बिजनेस संभाल लो, पर तुम सुनते नहीं हो। अंकल, मुझे लगता है शायद ये बात गड़का को अच्छी ना लगे। आप इस बारे में एक बार उससे भी डिस्कस कर लेते तो अच्छा होता। ध्रुव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ध्रुव मिश्रा जी की कही कोई बात भी नहीं टालता था, इसलिए उसे ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर मिश्रा जी ने आगे कहा। ध्रुव, तुम्हारा गड़का के साथ शादी को लेकर क्या विचार है? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो और तुम दोनों ही मेरे बिजनेस को संभालो और अच्छे से सेटल हो जाओ। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? ये सब सुनकर ध्रुव थोड़ा चौंक जाता है और खांसते हुए पास की टेबल से पानी का गिलास उठाता है। एक घूंट पानी पीकर थोड़ा सामान होता है। इतने में मिश्रा जी बोलते हैं। क्या हुआ ध्रुव, कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मैं। इतने में ही गड़का और सारा धड़धड़ाती हुई कमरे में दाखिल होती हैं। हे डैड, कैसे हो आप? आपने दवाई वगैरह सब ले लिया ना? अब तबीयत ठीक है ना आपकी? गड़का ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा। हाँ बेटा, ठीक है। तुम नीचे पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मिश्रा जी ने गड़का को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा। डैड, मैं आपको
अपने साथ नीचे ले जाने आई हूँ। नहीं बेटा, आप सब एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ, मिश्रा जी ने गड़का की तरफ देखते हुए कहा। नहीं डैड, आप चलो नीचे, आपको अच्छा लगेगा और मुझे आपको किसी से मिलवाना भी है, गड़का जिद करते हुए बोली। तब सारा और ध्रुव भी मिश्रा जी से नीचे आने का आग्रह करते हैं। तब मिश्रा जी नीचे आने के लिए मान जाते हैं। फिर ध्रुव उन्हें सहारा देकर नीचे ले आता है। मिश्रा जी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। बिजनेस के ज़्यादा प्रेशर और गड़का की शादी की टेंशन की वजह से मिश्रा जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन काम छोड़कर आराम करने की हिदायत दी थी। नीचे हॉल में सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। धीमी म्यूजिक पर लोग थिरक रहे थे, पर गड़का सबसे अलग कुछ बेचैन सी खड़ी थी। वो बार बार मेन डोर की तरफ देख रही थी। शायद वो किसी खास का इंतजार कर रही थी जो अभी तक पार्टी में नहीं आ पाया था। उसके बाकी दोस्त उससे केक काटने को कई बार बोल चुके थे, पर वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना कर केक काटने को लेट कर रही थी। अचानक हॉल का म्यूजिक बंद हो जाता है। सब लोग रुककर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर ये म्यूजिक क्यों बंद हो गया। तभी हाथ में माइक लिए विजयकांत मिश्रा आते हैं। हाय एवरीवन, अटेंशन प्लीज। सभी लोग मिश्रा जी की तरफ देखने लगते हैं। मिश्रा जी आगे बोलते हैं, आज मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पर आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। गड़का ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ओ गॉड, पता नहीं अब ये डैड क्या बोलने वाले हैं। हे भगवान, पता नहीं ये अमन कहाँ रह गया जो अब तक नहीं आया। कब से उसका फ़ोन भी ट्राई कर रही हूँ, ये फ़ोन को भी आज ही आउट ऑफ रिचेबल होना था। क्या करूँ। गड़का सोच सोचकर परेशान हो रही थी। मिश्रा जी ध्रुव को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि ध्रुव। आगे के कुछ शब्द मिश्रा जी बोल पाते इससे पहले ही सबकी नज़र मेन डोर पर जाती है। वहाँ कुछ दूरी पर अमन हाथों में खूबसूरत सा गुलाब के फूलों को बुके लिए खड़ा था और गड़का जल्दी से भागकर उसके पास जाती। अमन, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। मैं कितना घबरा गई थी। गड़का एक ही सांस में सारी बात बोल देती है। सॉरी गड़का, वो क्या है कि यहाँ आते वक्त मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मुझे आने में लेट हो गया। अमन ने गड़का को शांत करते हुए जवाब दिया। क्या एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो अमन? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? गड़का ने घबराते हुए पूछा। बस बस गड़का, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बस पैर में थोड़ा फ्रैक्चर है। अमन थोड़ा लगड़ाते हुए आगे बढ़कर गड़का को फूलों का बुके देकर बर्थडे विश करता है। हैप्पी बर्थडे गड़का। थैंक यू सो मच अमन। गड़का खुश होते हुए अमन से बुके ले लेती है। ओके चलो ना, मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ, कहते हुए गड़का अमन का हाथ पकड़कर अपने पिता के पास ले जाती है। उधर पार्टी में सभी लोगों की निगाहें अभी तक उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। डैड, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड अमन, अमन वर्मा। ये मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मैं बहुत दिनों से इसे आपसे मिलवाना चाहती थी। और अमन, ये मेरे डैड मिस्टर विजयकांत मिश्रा। हेलो अंकल, नमस्ते, अमन बोला। गड़का ने बताया था कि आपकी तबीयत खराब चल रही है। अब कैसी तबीयत है आपकी? मिश्रा जी ने अमन से मुखातिब होते हुए कहा। नमस्ते बेटा, पहले से ठीक हूँ अब। चलो बेटा गड़का, अब केक काट दो। अब तो सब लोग आ गए हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। कब से सब लोग केक कटने का इंतजार कर रहे हैं। जी डैड, चलिए। गड़का अपने पिता अमन और सारा के साथ केक के पास आती है। ध्रुव अमन को देखकर गुस्से में थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। गड़का केक कट करती है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गड़का की आवाज़ गूंजती है। गड़का केक कट करके पहले अपने पिता को, फिर अमन और सारा को खिलाती है। अमन के सामने ध्रुव का तो उसे ध्यान ही नहीं होता है कि कहीं ध्रुव भी है, जो उसका कभी खास दोस्त हुआ करता था। जब से अमन उसकी ज़िंदगी में आया था तब से वो ध्रुव की कोई बात सुनना पसंद नहीं करती थी। पता नहीं क्या जादू किया था उसने गड़का पर। ध्रुव बेचारा एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। वो गड़िका को बेइंतहा चाहता था। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। साथ पढ़ते खेलते, पता नहीं कब वो इसे इतना चाहने लगा, उसे खुद भी नहीं पता चला। पर कभी उसने अपने दिल का हाल किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। ध्रुव गड़िका को हमेशा खुश देखना चाहता था और गड़िका भी कहीं ना कहीं ध्रुव को पसंद करती थी। अमन के उसकी जिंदगी में आने से पहले उसकी जुबां पर सिर्फ ध्रुव का ही नाम रहता था। गड़का की माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। इकलौती होने के कारण गड़का अपने पिता विजयकांत मिश्रा की बहुत लाडली थी। वो उसे किसी भी काम के लिए ज्यादा रोक टोक नहीं करते थे।
उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि गड़का को अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। वहीं ध्रुव को भी विजयकांत मिश्रा एक बेटे जैसा प्यार देते थे। ध्रुव को कभी वो अनाथ महसूस नहीं होने देते थे। मिश्रा जी ध्रुव का बहुत ख्याल रखते थे। वहीं ध्रुव भी मिश्रा जी का बहुत आदर करता था। उनकी कही वो कोई भी बात नहीं टालता था। ध्रुव कभी कभी सोचता, अगर मिश्रा जी उसे अपने साथ नहीं लाते, उसका जीवन नहीं संवारते, तो आज वो पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। शायद किसी ढाबे पर बर्तन साफ कर रहा होता और लोगों की दुत्कार सुन रहा होता। ये सब सोचकर ध्रुव की नजरों में मिश्रा जी का दर्जा और भी ऊंचा हो जाता। रात के 11 बज चुके हैं। ध्रुव अपने ही ख्यालों में खोया एक कोने में खड़ा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ला पटका। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त राज खड़ा था। राज ध्रुव के बचपन का दोस्त है। ऐसी कोई बात नहीं जो उससे छुपी हो। राज ने कहा, कहाँ खोया है तू? इतनी देर से बोल रहा हूं मैं। सब लोग भी अपने अपने घर जाने लगे और तू कब से यहीं खड़ा है? कुछ नहीं यार, ध्रुव ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। तब राज ध्रुव के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, यार तू कैसे कर लेता है ये सब? अपने अंदर इतना दर्द छुपाकर भी तू कैसे मुस्कुरा लेता है? अपनी आंखों के सामने तू गड़का को किसी और को कैसे होने दे सकता है? मैंने तुझे कितनी बार कहा गड़का से अपने दिल की बात बोलने के लिए, पर तू पता नहीं किस मिट्टी का बना है। बस कर यार, ध्रुव अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए बोलता है। मैं उसके लायक नहीं हूँ। कहाँ वो आसमान का चांद, और मैं क्या हूँ उसके लिए? उनके टुकड़ों पर पलने वाला एक नौकर। उसका रंग देखा तूने? दूध भी काला लगने लगे उसके सामने। और मेरी ये सांवली सी सूरत, सांवला क्या काला ही तो हूं मैं उसके सामने। राज ध्रुव को दोनों कंधों से पकड़कर कहता है, यार ध्रुव, प्यार में सूरत नहीं, इंसान की सीरत देखी जाती है। जब सीरत ही अच्छी ना हो तो उस प्यार का क्या करना? और तू अच्छी तरह जानता है कि वो अमन गड़का के लिए अच्छा लड़का नहीं है। वो कभी खुश नहीं रह पाएगी उसके साथ। फिर भी तू खड़ा बस उसे उसका होते हुए देख रहा है। मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गड़का अमन के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ध्रुव ने दुखी होते हुए कहा, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे कि अमन अच्छा लड़का नहीं है। उसका यही काम है भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जायदाद हड़पना। उसकी और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर है, पर गड़का तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे उसके झूठे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है। दोनों पलट कर देखते हैं तो अचानक से उन्हें अपने सामने देखकर चौंक जाते हैं। जब दोनों पलट कर देखते हैं तो सामने मिश्रा जी को देखकर चौंक जाते हैं। ध्रुव थोड़ा हक पकाकर, अरे अंकल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करना चाहिए। वही तो मैं भी तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सब लोग कब के जा चुके हैं और तुम अभी तक यहीं खड़े हो? रात काफी हो चुकी है, तुम लोगों को भी आराम करना चाहिए। चलो ध्रुव, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, मिश्रा जी ने कुछ सोच कर कहा। जी अंकल, चलिए, ध्रुव ने जवाब दिया। ओके ध्रुव, मैं भी चलता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, राज ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी मिश्रा जी ने कहा, बेटा आज रात यहीं रुक जाते, सुबह चले जाते। राज, नहीं अंकल जी, मैं चलता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट अंकल जी। गुड नाइट ध्रुव, बाय, टेक केयर, बोलता हुआ राज चला जाता है। ध्रुव भी मिश्रा जी को ऊपर उनके कमरे में छोड़ने जाता है। ध्रुव चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहता है, अंकल जी, ये अमन, गड़का, सारा सब कहाँ है? मिश्रा जी ध्रुव के कंधे का सहारा लेकर चलते हुए कहते हैं, बेटा अमन अभी अभी गया है। सारा और गड़का ऊपर गड़का के कमरे में बैठी बातें कर रही हैं। सारा आज यहीं गड़का के पास रुकेगी। ओके अंकल जी, अब आप आराम कीजिए। ध्रुव मिश्रा जी को उनके बेड पर बिठाकर बाहर जाने के लिए मुड़ता है कि तभी मिश्रा जी ध्रुव का हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। यहाँ मेरे पास बैठो ध्रुव, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अंकल जी, कहिए। ध्रुव नजरें चुराता हुआ मिश्रा जी के पास बैठ जाता है। ध्रुव, ये अमन कैसा लड़का है? गड़का और अमन का रिश्ता दोस्ती तक ही है या फिर? कहकर मिश्रा जी ने बात अधूरी छोड़ दी। ध्रुव को सोचते हुए मिश्रा जी को अमन के बारे में सब कुछ बता देता है। आगे मिश्रा जी कहते हैं, हाँ मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे प्रति गड़का का बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा। मिश्रा जी ध्रुव के चेहरे को गौर से देखते हुए चिंतित होते हुए कहते हैं, ध्रुव तुम समझाने की कोशिश करो ना गड़का को। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी अमन जैसे लड़के से हो। अंकल जी, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है उसे,
पर वो अमन के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में गड़का पानी लेने नीचे जाती है। मिश्रा जी के कमरे में लाइट जली देख वो उधर आ जाती है। अमन के बारे में बातें सुनकर वो थोड़ा ठिठक जाती है। ध्रुव मिश्रा जी से कहता है, अंकल जी आप ही एक बार समझा कर देखिए ना गड़का को। अमन को छोड़ दे, वो अच्छा लड़का नहीं है। कॉलेज में सभी ये बात जानते हैं। सारी बात सुनकर गड़का को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अंदर आती है और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है अमन के बारे में उलझुल बातें करने के लिए, पर तुम नहीं माने और डैड को भड़का रहे हो अमन के खिलाफ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अमन के बारे में ऐसी बातें करने की। और गड़का गुस्से में ध्रुव को थप्पड़ मार देती है। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है, लेकिन दूसरे ही पल मिश्रा जी गुस्से से गड़का को देखते हुए कहते हैं, गड़का ये क्या कर रही हो तुम? क्यों आंखों पर पट्टी बांधी है तुमने? मुझे अमन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी उससे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी ध्रुव से हो। ध्रुव तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें ये। और तुम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते भी हो, समझते हो। ध्रुव में ऐसी क्या कमी है जो इसे छोड़कर तुम अमन के पीछे पड़ी हो? मिश्रा जी की बात सुनकर गड़का फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या कमी है? और ये उसके सामने क्या है? अमन कितना हैंडसम लड़का है, खुद से ज्यादा चाहता है मुझे। और ये काला कलूटा हमारे टुकड़ों पर पलने वाला मुझसे शादी करके सारी जायदाद हड़पने के सपने देख रहा है। ध्रुव के बारे में गड़का की ऐसी बातें सुनकर मिश्रा जी गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ गड़का को मार देते हैं। कुछ देर कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है। गड़का आश्चर्यचकित सी अपने डैड को देखती है और रोते हुए कहती है, डैड आपने आज इस ध्रुव की वजह से मुझे पहली बार थप्पड़ मारा। आपने मुझे मारा, मुझे इसका दुख नहीं है। आपने इसके बहकावे में आकर जिंदगी में पहली बार मेरे थप्पड़ मारा। या आपने अच्छा नहीं किया। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये मुझसे शादी करके सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, इसलिए अमन के खिलाफ आपको भड़काया है इसने। मैं जा रही हूँ अमन के पास और कल सुबह ही हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। कहकर रोते हुए गड़का वहां से चली जाती है। इतनी देर से आश्चर्यचकित सा खड़ा ध्रुव गड़का को रोकने की कोशिश करता है। गुन्नू, गुन्नू, रुको गुन्नू, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी गड़का। ध्रुव को धक्का देती हुई चली जाती है। गुन्नू प्लीज रुक जाओ। गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाओ कि बाद में पछताना पड़े गुन्नू। इतने में ही ध्रुव को कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो मिश्रा जी ने अपनी छाती को कसकर पकड़ा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ध्रुव दौड़कर उनके पास आता है। अंकल जी क्या हुआ आपको? ध्रुव मिश्रा जी को संभालते हुए कहता है। ध्रुव घबरा जाता है। वो जल्दी से उनके फैमिली डॉक्टर को फोन करता है। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, मिश्रा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, प्लीज जल्दी आइए। ओके ओके। ध्रुव की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जल्दी से मिश्रा जी को उठाकर बेड पर लिटाता है। मिश्रा जी कसकर ध्रुव का हाथ पकड़ लेते हैं और बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, ध्रुव मुझसे वादा करो कि तुम गड़का को अकेला नहीं छोड़ोगे। वो तो ना समझ है, दुनिया की उसे समझ नहीं है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। तुम उससे शादी जरूर करोगे, चाहे कुछ भी हो। प्लीज मुझसे वादा करो। ध्रुव घबराते हुए, अंकल जी आप शांत हो जाइए, ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। ध्रुव पहले वादा करो कि तुम, आगे के सब अधूरे रह जाते हैं। तभी ध्रुव घबरा कर बोलता है, ठीक है अंकल जी, मैं गुन्नू से शादी जरूर करूंगा, आप शांत हो जाइए। ध्रुव मिश्रा जी को देखता है, वो बेहोश हो चुके हैं। इतने में ही डॉक्टर आ जाते हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर मिश्रा जी का हार्ट बीट चेक करता है। डॉक्टर घबरा कर, ध्रुव जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, मिश्रा जी को हार्ट अटैक आया है, प्लीज जल्दी करो। ध्रुव घबरा जाता है। वो जल्दी से मिश्रा जी को गोद में उठाते हुए नीचे आता है और ड्राइवर को आवाज देते हुए, राम सिंह जल्दी चलो जीवन ज्योति हॉस्पिटल। ध्रुव मिश्रा जी को गाड़ी में लेटाता है। डॉक्टर भी उनके साथ ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। ध्रुव बार बार मिश्रा जी को हाथ को अपने हाथ से रगड़ता है और उन्हें होश में लाने की असफल कोशिश करता है। ध्रुव संभालो खुद को, सब ठीक होगा। डॉक्टर विजय ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ध्रुव मिश्रा जी को जीवन ज्योति हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करा देता है। डॉक्टर मिश्रा जी को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। डॉक्टर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मिश्रा जी को ठीक कर दीजिए। ध्रुव लगभग रोता हुआ डॉक्टर से कहता है, मिस्टर ध्रुव हम पूरी कोशिश करेंगे, आप शांत हो जाइए और हौसला रखिए। डॉक्टर ध्रुव को शांत करने के लिए कहता है और मिश्रा जी के पास जाता है। इधर ध्रुव पागलों की तरह बार बार गड़का को फोन करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ ही आए जा रहा था।
सुबह के 10 बज चुके थे पर मिश्रा जी की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर सुबह 8 बजे से मिश्रा जी के हार्ट सर्जरी करने में लगे हुए थे। इधर ध्रुव गड़का के सभी दोस्तों को फोन कर चुका था पर गड़का का कहीं पता नहीं चला। यहाँ तक कि गड़का की बेस्ट फ्रेंड सारा को भी नहीं पता था कि गड़का कहाँ है। आखिरकार ध्रुव ने राज को फोन करके सब कुछ बताया और उसे गड़का के बारे में पता करने के लिए कहा। उधर राज अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर गड़का का पता लगाने की कोशिश करता है। इधर सारा को जब गड़का के पिता की हालत के बारे में पता चलता है तो वो भी बार बार गड़का को फोन करने की कोशिश कर रही थी। आखिर 11:15 बजे गड़का का फोन लग गया। सारा ने गड़का को उसके पिता के बारे में बताया। हेलो गुन्नू, कहाँ है तू? कब से तुझे फोन लगा रही हूँ। अंकल जी को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। तू जल्दी से जीवन ज्योति हॉस्पिटल आ जा। मैं भी वहीं जा रही हूँ। उधर गड़का ये सुनकर घबरा जाती है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सारा, तू झूठ बोल रही है। ये बहस करने का टाइम नहीं है गुन्नू। अंकल सुबह 3 बजे से हॉस्पिटल में एडमिट है। गड़का लगभग रोते हुए, ओके सारा, मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ, कहते हुए गड़का फोन कट कर देती है। ठीक 11:30 बजे गड़का लगभग दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके पीछे अमन और सारा भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। गड़का मिश्रा जी का रूम पूछते हुए मिश्रा जी के वार्ड में पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गड़का के हॉस्पिटल पहुंचने ही वहां डॉक्टर नर्स को इमरजेंसी इंजेक्शन तैयार करने को बोल रहे थे। वहीं दूसरी नर्स से इलेक्ट्रिक शॉक की तैयारी करने को बोल रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लड़का बदहवासी देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर अग्रवाल को मुंह लटकाए बाहर ध्रुव के पास आते देख गड़का भी वहीं आ जाती है। डॉक्टर दुखी होते हुए ध्रुव से बोलता है, सॉरी ध्रुव, हमने बहुत कोशिश की बट आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। एक पल को खामोशी छा जाती है कि तभी ध्रुव डॉक्टर को दोनों कंधों से पकड़कर झिझोड़ देता है और चीखते हुए कहता है, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं ये सब सुनकर गड़का भी बदहवासी गिरने को होती है। तभी अमन उसे संभाल लेता है। गड़का अमन के कंधे पर सर रखे बस रोए जा रही थी। सारा और अमन उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। तब तक राज भी वहां आ चुका था। उसने देखा ध्रुव डॉक्टर पर चिल्ला रहा था। राज आकर ध्रुव को संभालता है और ध्रुव के बिहेवियर के लिए डॉक्टर से माफी मांगता है। डॉक्टर इट्स ओके कहकर वहां से चला जाता है। इधर सब लोग एक दूसरे को संभालते हुए मिश्रा जी की बॉडी को घर लाते हैं और मिश्रा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। गड़का का रो रो कर बुरा हाल था। सारा और अमन उसे शांत करने की असफल कोशिश कर रहे थे। जब मिश्रा जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो एकाएक गड़का उठकर ध्रुव का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर अपने पिता की मौत का इल्जाम लगाते हुए उसे भला बुरा कहती है। राज और सारा गड़का से ध्रुव को छुड़ाते हुए सब लोग मिश्रा जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। सारा गड़का को उसके रूम में ले जाती है। गड़का अपने रूम में बैठी बस रोए जा रही थी। अमन रात को गड़का के पास ही रुक जाता है। गड़का ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमन गड़का को खाना खिलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं खाती। ध्रुव मिश्रा जी के यूं अचानक चले जाने से बहुत दुखी था। वो आज फिर से खुद को एक अनाथ महसूस कर रहा था। आज सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया था और अब भी एक निवाला भी ठीक से उसके गले से नहीं उतरा। रह रहकर उसे गड़का की चिंता हो रही थी और मिश्रा जी के कहे आखिरी शब्द उसकी चिंता की ओर बढ़ा रहे थे। रात को 2 बजे हैं। ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इधर से उधर चहलकदमी करते हुए बस गड़का के ही बारे में सोच रहा था। उसका मन नहीं मानता और वो खाना लेकर गड़का के कमरे की तरफ जाने लगता है। गड़का के कमरे की लाइट खुली देखकर ध्रुव खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता है। गड़का के रोते रोते पता नहीं कब आंख लग जाती है और वो बेड पर बदहवासी लेटी थी और अमन गड़का के ऊपर झुका हुआ गंदी नजरों से निहार रहा था, उसके गालों को छू रहा था। ये सब देखकर ध्रुव का खून खौल जाता है और वो जोर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ जाता है। अचानक से ध्रुव को आया देख अमन हड़बड़ा कर गड़का के ऊपर से हटकर अलग बैठ जाता है। दरवाजे की आहट से गड़का की भी आंख खुल जाती है। दरवाजे पे ध्रुव को खाने की प्लेट हाथ में लिए देखकर गड़का गुस्से में आग बबूला हो जाती है और ध्रुव से कहती है, ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। तुम्हारी वजह से आज मैं अनाथ हो गई। मेरे डैड की मौत की जिम्मेदार हो तुम। चले जाओ यहाँ से। गड़का गुस्से में ध्रुव को बहुत बुरा भला कहती है और अमन का हाथ पकड़कर कहती है कि अमन है मेरा ख्याल रखने के लिए। गेट आउट फ्रॉम हियर। ध्रुव बेबस सा गड़का की बातें सुनकर कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप खाना लेकर वापस नीचे चला जाता है। पर ध्रुव बेचैन सा बार बार ऊपर की तरफ देखते हुए चहलकदमी करता है।
उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता है जब वो गड़का के कमरे में खाना देने गया था। सुबह 5 बजे मन ही मन कुछ निश्चय करके ध्रुव थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, पर वहां भी वो चैन से नहीं सो पाता है और बार बार करवटें बदलता रहता है। 8 बजे ध्रुव जल्दी जल्दी तैयार होकर राज से मिलने उसके घर चला जाता है। वहां जाकर ध्रुव राज को रात की सारी बात बताता है। तब ध्रुव कहता है, ये सब सोच सोच कर लगता है कि तू रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया है। ध्रुव उदास होकर कहता है, मैं कैसे चैन की नींद सो सकता हूँ राज, जब मेरी गुन्नू इतनी परेशान है और वो अमन उसकी इसी परेशानी का और नादानी का फायदा उठाना चाहता है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। ऐसा कहते कहते ध्रुव की मुट्ठी गुस्से में भीग जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। राज ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ध्रुव, इस हिसाब से तो मुझे अमन के मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अमन गड़का के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा। ध्रुव, कुछ सोचा तूने इस बारे में? हाँ राज, मैंने एक प्लान बनाया है। ध्रुव थोड़ा सोचते हुए कहता है और राज से सारा प्लान बताता है। ध्रुव राज से सारा प्लान बताने के बाद, राज, जो मैंने कहा है दोपहर तक सब कुछ अच्छे से प्लान हो जाना चाहिए। ध्रुव कुछ सोचकर, मैं उस अमन को उसके मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। राज, ध्रुव, तूने अच्छे से सोच लिया है ना? हाँ राज, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। राज, मुझे ये करना ही होगा। राज को सब कुछ अच्छे से समझाकर ध्रुव जाने के लिए खड़ा होता है और राज से कहता है, राज, अपने कुछ खास दोस्तों को ही इस प्लान में शामिल करना और किसी को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दोपहर को मिलते हैं अपनी अपनी तैयारी के साथ। ओके? ओके ध्रुव। दोपहर करीब 1 बजे अमन ने गड़का को समझाकर थोड़ा सा खाना खिलाया। रात भर ठीक से नहीं सो पाने की वजह से गड़का की आंख लग गई। तब अमन सारा को गड़का के पास छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया। उसी वक्त ध्रुव ने राज को फोन किया और कहा, रेडी रहना। उधर से ओके कहकर फोन काट दिया गया। कुछ देर बाद जब अमन किसी काम से बाहर गया था और सारा भी किसी से फोन पर बात करते हुए किचन की तरफ जा रही थी, उस वक्त गड़का अपने कमरे में अकेली थी। तभी ध्रुव ने राज को कुछ मैसेज किया। ठीक उसके 2 मिनट बाद ही 3-4 लोग घर में पीछे वाले दरवाजे से गड़का के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपने मुंह को काले कपड़े से कवर किया हुआ था, बस सबकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, और उसमें से 2 लोगों ने अपने हाथ में गन ली हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले उनमें से एक ने गड़का के मुंह पर पट्टी बांध दी। इसी आपाधापी में गड़का की आंख खुल गई और वो भौचक्की सी चारों तरफ देख रही थी। वो जल्दी से पट्टी खोलकर शोर मचाना चाहती थी कि लेकिन तभी 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिए और बंदूक की नोक पर उसे बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाकर ले गए। गड़का शोर मचाने के लिए काफी हाथ पैर मार रही थी कि पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी शहर के बाहर एक खाली पड़े फ्लैट के पास आकर रुकी। सब लोग गाड़ी से नीचे उतर गए। फिर एक ने गड़का को नीचे उतरने का इशारा किया। गड़का ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया जो पीछे की तरफ बंधे हुए थे। तब दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर गाड़ी से उतारा और फ्लैट में ले गए। फ्लैट के अंदर का नजारा देखकर गड़का के तो होश ही उड़ गए। जहां पूरा फ्लैट पहले ही शादी की तैयारियों से सजा हुआ था, वहीं थोड़ी दूरी पर गुलाब और गेंदे के फूलों से सजा हुआ सुंदर शादी का मंडप था, और वहीं हवन कुंड के पास बैठे हुए पंडित जी कुछ मंत्रोच्चारण कर हवन कुंड तैयार कर रहे थे। वही चारों लोग गड़का को पकड़कर एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। उधर सारा जब किचन से वापस आती है तो गड़का को कमरे में ना पाकर थोड़ा परेशान हो जाती है। वो गड़का को पूरे घर में ढूंढ लेती है और पर गड़का का कहीं नहीं मिलती है। तभी उसे याद आता है कि वो गड़का को फोन करती है, पर ये क्या, गड़का का फोन तो उसके रूम में ही बज रहा है। सारा ने इधर उधर देखा तो फोन बेड के नीचे पड़ा था, शायद हाथापाई में नीचे गिर गया होगा। गड़का का फोन वहीं पाकर सारा की घबराहट और बढ़ गई। सारा ने सोचा, गड़का अपना फोन छोड़कर कहाँ जा सकती है। उसने तुरंत अमन को फोन किया और कहा कि गड़का कहीं नहीं मिल रही है, उसका फोन भी यहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सुनकर अमन फौरन 10 मिनट में मिश्रा जी के घर आया और सारा से सब कुछ पूछा कि क्या हुआ था। उसके बाद सारा और अमन गड़का के सभी दोस्तों से गड़का के बारे में पता करने लगे। अमन और सारा आसपास सभी जगह गड़का को ढूंढकर थक चुके थे, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर गड़का गई कहाँ। उन चारों लोगों ने गड़का को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। खुद को संयत करते हुए गड़का ने कमरे में इधर उधर देखा। गड़का ने देखा वहीं बेड पर एक खूबसूरत सा शादी का जोड़ा रखा हुआ था। वो अभी शादी का
जोड़ा देख ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलने की आहट हुई। गड़का ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खोलकर ध्रुव अंदर आया। ध्रुव को देखते ही गड़का गुस्से में भर गई। वो कुछ कहने ही वाली थी, पर मुंह पर पट्टी बंधी होने की वजह से कुछ नहीं बोल पाई। तभी ध्रुव बोला, ये शादी का जोड़ा पहन लो, तैयार हो जाओ और मेरे साथ नीचे चलो। पर गड़का गुस्से में मुंह घुमाकर दूसरी साइड खड़ी हो गई। ध्रुव ने उसे दोबारा तैयार होने को बोला, पर गड़का ने मुंह घुमाकर देखा भी नहीं। इतने में ही बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आने लगी। बाहर गेट पर राज था। राज ने ध्रुव को आवाज लगाकर कहा, ध्रुव, पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी करो। ध्रुव ने एक बार फिर गड़का से तैयार होने को कहा, पर गड़का ने फिर ध्रुव की बात को अनसुना कर दिया। गुस्से में ध्रुव ने शादी का जोड़ा उठाया और गन दिखाकर उन्हीं कपड़ों के ऊपर गड़का को पहना दिया। गड़का कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर गुस्से में ध्रुव को बस घूर रही थी। फिर ध्रुव ने चुनरी उठाकर गड़का के सर पर उड़ाकर मुंह ढक दिया और गड़का का हाथ पकड़कर नीचे मंडप में ले आया। गड़का के मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी थी। ध्रुव गड़का का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप में ले आता है। बाएं हाथ से कोट की जेब से बंदूक गड़का की कमर से सटाए हुए मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं और कुछ ही देर में दोनों फेरे के लिए खड़े होते हैं। बीच बीच में गड़का रुकने की कोशिश करती है, पर ध्रुव उसकी कमर से फिर बंदूक सटा देता है, जिससे वो चलने के लिए मजबूर हो जाती है। कुछ एक मंत्रों और 7 फेरों के बाद शादी संपन्न हो जाती है। वो दोनों पंडित जी के पैर छूते हैं। उसके बाद ध्रुव गड़का का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाता है। उधर काफी देर ढूंढने के बाद भी जब गड़का का पता नहीं चलता है, तो अमन घर के बाहर सब लोगों से पूछना शुरू कर देता है। रात के 10 बज चुके थे, पर गड़का का कहीं पता नहीं था। इधर जब गड़का को ध्रुव कमरे में लाया तो वहां का हाल देखकर गड़का अवाक रह जाती है। सुहाग रात की तैयारी के साथ पूरा कमरा और सेज गुलाब के फूलों से सजी थी। पूरे कमरे में फूलों की मदहोश करने वाली खुशबू फैली हुई थी। ध्रुव गड़का को कमरे में बंद करके चला जाता है। कुछ देर गड़का आंखें बंद करके उन फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू में खो गई। अचानक से गड़का ने आंखें खोली और वहां से भाग निकलने का रास्ता खोजने लगी, पर उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो थक हार कर बेड सिर टिकाकर बैठ गई। थकान और कमजोरी की वजह से उसके सर में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से जल्दी ही उसकी आंखें लग गई। इधर ध्रुव फ्लैट के दूसरे कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। वो गड़का की मर्जी के बिना उसे छूना नहीं चाहता था, पर वो जानता था कि गड़का चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, पर वो एक भारतीय नारी है। एक बार वो उसकी हो जाएगी तो फिर वो अमन से शादी कभी नहीं करेगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में आ जा रही थी। वो अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहा था कि वो गड़का के साथ ऐसा व्यवहार करे या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद मन में कुछ निश्चय करके वो गड़का के रूम की तरफ बढ़ता है। यही कोई रात को 2 बजे के आसपास अचानक से गेट की खुलने की आवाज से गड़का की आंख खुल गई। सामने ध्रुव खड़ा हुआ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गड़का एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर ध्रुव की मुस्कान और गहरी हो गई। गड़का बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह पर पट्टी और हाथ अभी भी पीछे की ओर बंधे थे। चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी ध्रुव ने गड़का को कंधों से दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, गड़का, मैं तुमसे पागलों की तरह बेइंतहा प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं होने दे सकता। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता था मैं। तुम मुझ पर एतबार करो या ना करो, पर तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें कितनी बार अमन के बारे में समझाया, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। आज मजबूरी बस मुझे ये सब करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने उस झूठे और मक्कार अमन की बाहों में नहीं देख सकता। और मरते वक्त मैंने तुम्हारे पिता से वादा भी किया था कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो, और उस झूठे और मक्कार अमन को उसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाऊं, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया इन सब के लिए। आई एम सॉरी गड़का, पर मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। हम दोनों के बीच ये पति पत्नी का रिश्ता बनाना ही होगा। अचानक ही ध्रुव ने गड़का के मुंह से पट्टी थोड़ी नीचे की और गड़का के कुछ बोलने से ही पहले ही ध्रुव ने अपने होठ उसके होठों पे रख दिए। कुछ देर यूं ही किस करते हुए ध्रुव ने गड़का को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके दोनों हाथ भी खोल दिए। गड़का ध्रुव को खुद से दूर करने का भरसक प्रयास कर रही थी, पर ध्रुव उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। ध्रुव ने उसके दोनों हाथों को पकड़ हुआ था। इसी छटपटाहट में गड़का और ध्रुव और करीब आ गए थे।
ध्रुव ने धीरे धीरे गड़का का शादी का जोड़ा उसके शरीर से अलग कर दिया था। ना चाहते हुए भी गड़का की मर्जी के बिना ध्रुव और गड़का एक चादर में लिपटे हुए थे। ध्रुव मजबूरीवश गड़का के साथ रिश्ता बनाता है और गड़का भी ना चाहते हुए भी मजबूरी में ध्रुव की बाहों में थी। गड़का की आंखों में बस आंसू बह रहे थे। उसके मन में ध्रुव के लिए नफरत अब जहर बन चुकी थी। कुछ देर बाद ध्रुव और गड़का अलग होते हैं। गड़का ध्रुव पर बिफर पड़ती है। ध्रुव फीकी सी हंसी हंसते हुए गड़का कहती है, तुम्हारा नाम भी लेते हुए अब मुझे घिन आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी इतना नीचे गिर जाओगे। अपनी हवस की आग बुझाने के लिए जिस थाली में खाया तुमने उसी में छेद किया। बस अपने बारे में सोचोगे। ये तो मैं पहले से ही जानती थी कि तुम मुझसे शादी करके मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो, पर यह नहीं सोचा था कि तुम अपनी जिद्दी और अपनी हवस को पूरा करने के लिए कभी कुछ ऐसा भी करोगे। घिन आती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी। गड़का की ऐसी बातें सुनकर ध्रुव तड़प उठता है और गड़का से कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चला आता है। गड़का मन में नफरत भरे हुए उठकर अपने कपड़े पहनकर तैयार होती है और इतने में ही ध्रुव आ जाता है। सुबह 4 बजे ध्रुव गड़का को उसके घर छुड़वा देता है। उधर अमन गड़का को ढूंढ ढूंढ कर परेशान बैठा था। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। जब गड़का ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चौंक कर उठ बैठा और गड़का को अचानक अपने सामने देखकर ढेरों सवार कर डाले। गड़का रोते हुए अमन के गले लग जाती है और उसे अब तक की सारी बात बताती है। अमन झूठा गुस्सा और मन में गड़का को हिकारत भरी नजर से देखते हुए गड़का को शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गड़का रोते हुए अमन के गले लग जाती है और उससे अब तक की सारी बात बताती है। अमन झूठा गुस्सा दिखाते हुए गड़का को नफरत भरी नजरों से देखते हुए शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गड़का और उसकी जायदाद को खोने के डर से अमन दिल ही दिल में बहुत परेशान हो उठता है। तब तक सारा भी वहां आ जाती है। सारा को अमन ने ही फोन करके बताया था कि गड़का घर आ चुकी है। जब सारा को भी सारी बातों का पता चलता है, वो भी गड़का को शांत करते हुए गले से लगा लेती है। सारा कहती है, ध्रुव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया उसने तुम्हारे साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है तुम्हें और अमन को अलग करने के लिए। तभी अमन बोलता है, उस ध्रुव को तो उसके किए की सजा मैं दिला कर रहूंगा। ऐसा कहकर अमन फोन में किसी का नंबर लगाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। तो सारा गड़का से कहती है, जो अभी भी सिसक रही थी, गड़का अब शांत भी हो जाओ। अब क्या करने को सोचा है तुमने ध्रुव के खिलाफ? माना कि उसने जबरदस्ती शादी की है तुम्हारे साथ, लेकिन अब तो तुम्हारा पति है ना वो। और ये अमन किस सजा को दिलाने की बात कर रहा है? गड़का खुद को संयत करते हुए कहती है, पता नहीं सारा, पर ध्रुव के लिए जो मेरे मन में हमदर्दी थी, अब वो भी एक नफरत में बदल चुकी है। पति क्या, मैं अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं नहीं मानती इस शादी को, मैं नहीं मानती उसको अपना पति। ऐसा कहते हुए गड़का फिर से गुस्से में भर जाती है। कुछ देर में किसी को फोन करके अमन कमरे में दाखिल होता है और गड़का की तरफ देखते हुए कहता है, गड़का, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। हम सुबह होते ही पुलिस स्टेशन चलेंगे उस ध्रुव के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। सारा और गड़का पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही चौंक कर अमन की तरफ देखती है। अमन आगे कहता है, नहीं नहीं गड़का, घबराओ मत। तुम्हारे रेप का कोई केस दर्ज नहीं कराना है हमें। मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हारी बदनामी होगी। रेप वाली बात सुनकर गड़का थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि सुहाग रात वाली बात उसने अमन और सारा से नहीं बताई थी। उसे लगता है सुहाग रात वाली बात अमन को कैसे पता चल गई। तुम घबराओ मत गड़का, मैंने इसके लिए दूसरा रास्ता निकाला है। ध्रुव को सजा दिलाने के लिए हम ध्रुव पर मिश्रा जी के मर्डर का केस दर्ज कराएंगे। अमन की बात सुनकर गड़का खुद को संभालती है और अमन की बात में हाँ मिलाती है। सुबह होते ही अमन गड़का को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहां गड़का के पिता के झूठे मर्डर केस में ध्रुव के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है। पुलिस ध्रुव को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में गड़का और अमन उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं वो उसे उम्र कैद की सजा दिलाएंगे, जिससे वो बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़े। गड़का उसे और भी ना जाने क्या क्या कहती है। गड़का ध्रुव को अमन के सामने बहुत नीचा दिखाती है। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है ना, मैं नहीं मानती उस शादी को, कभी नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें अपना पति, मुझे अमन से दूर करना चाहती थी ना, मैं भी देखती हूँ
कि तुम जेल में रहकर क्या करोगे, कैसे मुझे अमन से दूर करोगे, और वैसे भी क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारी शादी हुई थी, जब मैं और अमन आज शाम को ही मंदिर में शादी कर रहे हैं और तुम यहाँ जेल में रहकर अपनी शादी एंजॉय करो और हम बाहर रहकर अपनी शादी एंजॉय करेंगे। ऐसा कहकर गलका झूठी हंसी हंसते हुए अमन के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। राज को जब पता चलता है कि ध्रुव को पुलिस ने मिश्रा जी के झूठे मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया है तो वो ध्रुव से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। ध्रुव, ये क्या हो गया? ध्रुव क्या सोचा था, क्या हो गया? ये अमन बहुत चालाक लड़का है, वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें सजा दिलवा देगा इस छोटे केस में। समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें। पता नहीं इस लड़का को कब समझ आएगा। तुमने उसकी जिंदगी सुधारने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, जैसे तुम थे ही नहीं वैसे खुद को बना दिया। तुमने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे नहीं लगता वो अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद करेगी। तब ध्रुव राज को गड़का की कही हुई सारी बात बताता है और परेशान होते हुए कहता है, सही कह रहे हो राज तुम। लगता है हमारी तकदीर में मिलना नहीं लिखा है और मुझे भी नहीं लगता है अब गड़का कुछ भी सुनने को तैयार होगी। वो दोनों आज मंदिर में शादी करने वाले हैं। क्या? राज चौंक कर ध्रुव की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़की अमन के साथ पागल हो गई है। ना अपने मन की सुन रही है ना अपने दिल की सुन रही है, सिर्फ अमन के पीछे चल रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। तब राज फिर कहता है, छोड़ो वो सब छोड़ो ध्रुव, पहले यहाँ से तुम्हें निकालने का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं अब ये अमन तुम्हारे साथ क्या खेल खेलने वाला है। फिर राज स्टेशन से बाहर चला जाता है और ध्रुव को जमानत पर रिहा कराने के लिए कोशिश करता है, पर रविवार को कोर्ट का अवकाश रहने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। ध्रुव रात भर बेचैनी में चहलकदमी करता हुआ गड़का की बातों को सोच सोचकर परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था, शायद मैंने गड़का के साथ इस तरह का व्यवहार करके गलती कर दी। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे गड़का के मन में मेरे लिए और ज्यादा नफरत बढ़ गई है। आखिर मैं क्या करता? गड़का ने मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। अगले दिन अमन और गड़का फिर ध्रुव से मिलने आते हैं और उसे अपनी शादी के झूठे फोटोज दिखाते हैं जो उन दोनों ने कल शाम को ही एडिट करके बनाए थे। ध्रुव उन फोटोज को देखकर मायूस हो जाता है। तब गड़का कहती है, ये देखो मेरी और अमन की शादी का सबूत। तुम मुझसे शादी करके मुझे और मेरी जायदाद को पाना चाहते थे, पर देखो तुम अब यहाँ जेल में बैठकर जायदाद का आनंद लो और शादी इंजॉय करो। कहते हुए गड़का ने अपने साथ में लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक मिठाई का टुकड़ा ध्रुव को देते हुए कहती, ये लो हमारी शादी की मिठाई खाओ। ध्रुव अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर थोड़ा पीछे हट जाता है। गड़का कहती है, क्या हुआ? मिठाई नहीं खानी हमारी शादी की? इसमें जहर नहीं मिलाया मैंने। अभी तो तुम्हें बहुत तड़पाना बाकी है, जैसे तुमने मुझे तड़पने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा कहकर मिठाई का डिब्बा लॉकअप के अंदर डाल देती है। मैं आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती ध्रुव, खत्री। ऐसा कहते हुए गड़का उसे हिकारत भरी नजरों से देख रही थी। गड़का ध्रुव को चिढ़ाने के लिए अमन के गले लग जाती है और उसके हाथ में हाथ डाले पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। ध्रुव बार बार गड़का की कई बातों को याद किए जा रहा था और उसके आंखों के सामने बार बार गड़का और अमन की शादी के फोटोज आ रहे थे। ये सब सोच सोचकर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अपने सर को पकड़े हुए वो जोर से बेंच पर बैठ जाता है। तभी 11 बजे के आसपास राज ध्रुव की जमानत के पेपर लेकर पुलिस स्टेशन आता है और ध्रुव को जमानत पर रिहा कराकर अपने साथ ले जाता है। वो दोनों एक ढाबे पर आकर बैठ जाते हैं। ध्रुव राज के कंधे पर सर टिकाकर बैठ जाता है। राज, तुम्हें पता है अमन और गड़का ने शादी कर ली। गड़का शादी की फोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने के लिए। राज, क्या मैं इतना बुरा हो गया जो ये गड़का मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि वो मुझसे दोस्ती भी नहीं रख सकती थी? सच कहूं तो राज, अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जिसके लिए जी रहा था, जिसको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, उसी ने मुंह मोड़ लिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये सब सोच सोचकर लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगा। तब राज ध्रुव को संभालते हुए उसे समझाता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो ध्रुव? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ ये जिंदगी बहुत कीमती होती है ध्रुव। इसे खत्म करने के बारे में कभी सोचना भी मत। तुमने कल से कुछ खाया नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं राज, मुझे भूख नहीं है। सब सोच सोचकर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दुनिया घूमती हुई नजर आ रही है, लगता है मैं बस यहीं गिर जाऊंगा। राज ध्रुव को संभालते हुए कहता है, ऐसी बातें नहीं करते ध्रुव,
मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। राज ध्रुव के लिए खाना लेने जाता है। इतने में ही ध्रुव वहां से उठकर चला जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ध्रुव बस सड़क पर बदहवा सा चला जा रहा था। उसे न अपने होश था न दुनिया की खबर। उधर राज जब ध्रुव के लिए खाना लेकर आता है तो वहां ध्रुव को ना पाकर परेशान हो जाता है। खाना वहीं छोड़कर वो ध्रुव को ढूंढने इधर उधर जाता है, पर ध्रुव आसपास में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तब तक बारिश भी बहुत जोर से शुरू हो चुकी थी। पता नहीं ये ध्रुव कहाँ चला गया। बारिश भी कितनी जोर से हो रही है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। उसके बारे में सोचते हुए राज बहुत ही परेशान होता है और सभी जगह ध्रुव को ढूंढने की कोशिश करता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ध्रुव बस सड़क पर बदहवासा चले जा रहा था। उसे ना अपना होश था ना दुनिया की खबर। 10 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी। ध्रुव का ऑफिस। रात के 8 बजे ध्रुव अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए बैठा था। तभी ध्रुव के केबिन में एलिना दरवाजे पर नॉक करके अंदर आई। एलिना हाइट 5 फुट 6 इंच, गोरा रंग, भूरी आंखें, कंधों तक हल्के भूरे स्ट्रेट बाल, लंबी चपटी नाक, पतले पतले से होठ, स्लिम बॉडी। 28 साल की खूबसूरत नौयुवती है। एक हाथ में उसने घड़ी पहनी है। ब्लैक मिनी स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहने वो काफी खूबसूरत लग रही थी। स्वभाव ऐसा सरल कि कोई भी युवक उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। पर ध्रुव, उसे तो जैसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। वो एलिना को कभी नजर उठाकर देखता भी नहीं था, जबकि एलिना उसे दिल ही दिल में पहले दिन से ही पसंद करती थी। ये ध्रुव की खास एम्प्लॉय है और ध्रुव की खास दोस्त भी। एलिना ध्रुव से कहती है, ध्रुव सारी तैयारियां हो गई हैं, आज शाम 8 बजे की फ्लाइट है। तभी ध्रुव एलिना से कहता है कि वो सभी वर्कर्स को 2 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दे। एलिना कहती, ओके ध्रुव, थैंक्स एलिना, मुझे इतने अच्छे से समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। इन 10 सालों में अगर मुझे तुम्हारा और दिनेश अंकल का साथ नहीं मिला होता तो मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा होता। ऐसा कहकर ध्रुव अपने अतीत को याद करके फिर उदास हो जाता है। एलिना ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाती है, ध्रुव, बीती बातों को भूलना ही बेहतर है। उन्हें याद कर करके कब तक अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करते रहोगे। तुम आज भी वही 10 साल पीछे खड़े हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। दुनिया की नजरों में तो तुम बहुत आगे निकल गए, पर जिंदगी के सफर में तुम अभी भी वहीं खड़े हो। जीना तो जैसे तुमने छोड़ ही दिया है। क्यों नहीं तुम सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हो। ऐसा कहकर एलिना ध्रुव को गले से लगा लेती है, जो अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव थोड़ा संभल कर खुद को संयत करता है और एलिना से कहता है, ठीक है एलिना, अपना ध्यान रखना और बिजनेस का भी। इतना सुनकर एलिना कहती है, नहीं ध्रुव, बिजनेस का ध्यान शर्मा अंकल रख लेंगे। ध्रुव के अकाउंट मैनेजर हरिओम शर्मा, जिनसे ध्रुव अपने सारे बिजनेस के लिए सलाह मशवरा भी करता था। मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया आ रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अपने भी टिकट की है। क्या? ध्रुव चौंक कर एलिना की तरफ देखता है। तुम क्या करोगी इंडिया आकर? एलिना ध्रुव का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तब ध्रुव थोड़ा गुस्सा दिखाकर एलिना से कहता है, स्टॉप इट एलिना, तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम यहाँ का काम देखना। नहीं नहीं ध्रुव, मुझे चलना है प्लीज। एलिना की जिद देखकर ध्रुव उसे मना नहीं कर पाता है और अपनी मौन सहमति दे देता है। एलिना खुश होकर थैंक यू ध्रुव कहती हुई उसे गले से लगा लेती है और वहां से चली जाती है। ध्रुव खत्री आज 10 सालों बाद इंडिया वापस आ रहा था। वो सांवले रंग का एक हट्टा कट्टा 35 साल का आकर्षक नौजवान है। आंखों पर काला चश्मा हमेशा रहता है, जो उसकी आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने में बखूबी काम करता है। वो अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठा अपने 10 साल पुराने अतीत में खो गया। 20 दिसंबर 2011 की कड़कड़ाती सर्दी की शाम और मूसलाधार बारिश में एक 24-25 साल का लड़का ध्रुव बीच सड़क पर बैठा बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रो रहा था। बारिश भी जैसे उसका साथ दे रही थी। आज उसे अपने सांवले रंग और अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे वहां बैठे बारिश से भीगते और रोते हुए सुबह से शाम हो गई थी, पर उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात 10 बजे अचानक एक गाड़ी सड़क के बीचों बीच आकर रुकी। सामने सड़क पर एक लड़का ध्रुव बेहोशी की हालत में पड़ा था। तभी भागते हुए आकर ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला। गाड़ी से एक रौबदार सज्जन शख्स बाहर आया। ड्राइवर ने जल्दी से शख्स के ऊपर छाता खोलकर लगाया।
ये सज्जन कोई और नहीं बल्कि देश के जाने माने बिजनेसमैन थे दिनेश रहेजा। दिनेश रहेजा ने ड्राइवर की मदद से ध्रुव को अपनी गाड़ी में लिटाया और अपने घर ले आए। कड़कती ठंड में सुबह से रोते भीगते ध्रुव बेहोश हो चुका था। इतनी बारिश में भी उसका शरीर तप रहा था। बेहोशी में भी उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, गड़िका गड़िका। ध्रुव, ध्रुव कहाँ खो गए? ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोली तो देखा पास में बैठी उसकी दोस्त एलिना उसे आवाज दे रही थी। एलिना ही एक ऐसी खास दोस्त थी जो उसे अच्छे से समझती थी और उसे दिल ही दिल में पसंद भी करती थी। ध्रुव हड़बड़ा कर उठा और चारों तरफ देखा। फ्लाइट में बैठे कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तभी एलिना बोली, ध्रुव क्या हुआ? तुम फिर से अपनी अतीत की यादों में खो गए? नहीं, कुछ नहीं एलिना, कभी कभी अतीत की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान का जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। ध्रुव उदास होते हुए कहता है। घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, एलिना ध्रुव से फिर कहती है। मैंने तुमसे कहा था ध्रुव, यहाँ सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस मत आओ। यहाँ तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस है, तुम्हारा नाम है, सब कुछ छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? यहीं पर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। पर तुम नहीं माने। वहां जाकर तुम्हें अतीत की कड़वी यादों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं एलिना, अब मैं ठीक हूँ। इन 10 सालों में मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। आराम से बैठो। तुम ऐसा कहकर ध्रुव फिर आंखें बंद करके अपने अतीत में खो गया। दिनेश रहेजा के घर जाने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया। 2-3 दिन में ध्रुव बिल्कुल ठीक हो गया था, पर गड़का की नफरत ने उसे तोड़कर रख दिया था। हर वक्त गड़का के कहे शब्द उसे बेचैन कर देते थे। कभी कभी वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। दिनेश रहेजा ने उसके बारे में सब कुछ पता किया और उस पर लगाए गए सारे झूठे केस को रफा दफा करा दिया। फिर दिनेश रहेजा उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले आए थे। यहाँ आकर भी गड़का की यादों ने जब ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा, तब दिनेश रहेजा ने उसे अपने साथ अपना ऑफिस ज्वाइन करने की सलाह दी। ध्रुव ने दिनेश रहेजा के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया और खुद को काम में इतना डुबो दिया कि उसे अपने खाने का भी होश नहीं रहता। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। ध्रुव को बस अपने काम से काम रहता। वो हंसता मुस्कुराता। ध्रुव तो यहीं इंडिया में छूट गया था। ये ध्रुव का अलग ही रूप था, जो न कभी हंसता था न मुस्कुराता था। एलिना ने हर संभव कोशिश की ध्रुव को खुश रखने के लिए, पर ध्रुव ने जैसे खुद को खुद में ही कैद कर लिया था। वो बाहरी दुनिया से किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। वो हर किसी से सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही बात करता था और किसी से बिना काम के मिलने से भी कतराता था। ध्रुव किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था। बस कभी कभी मजबूरी बस बिजनेस के सिलसिले में ही किसी पार्टी में शामिल होता था। वो हर पल खुद को सिर्फ काम में ही डुबा कर रखना चाहता था। धीरे धीरे एलिना और ध्रुव बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ध्रुव एलिना से अपनी मन की बातें शेयर करने लगा था, जिससे उसका भी दिल हल्का हो जाता था। एलिना ध्रुव को समझती थी और उससे उसके अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को हमेशा कहती थी। ध्रुव ने दिनेश रहेजा के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि आज 10 सालों बाद ध्रुव खत्री का नाम टॉप 10 बिजनेसमैनों में लिया जाता था। दिनेश रहेजा के कोई वारिस नहीं था। ध्रुव की एकमात्र ऐसा था जिस पर वो आंख बंद कर विश्वास करते थे। ध्रुव भी उनका बहुत सम्मान करता था और उनकी कही हुई हर बात का मान रखता था। इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार ध्रुव के हवाले कर दिया था। 2020 में आई कोरोना महामारी की चपेट में आने से दिनेश रहेजा स्वर्ग सिधार गए। यूं अचानक दिनेश रहेजा के चले जाने से ध्रुव टूट गया और वो फिर से बिजनेस में भी अकेला पड़ने लगा और जिंदगी में भी। वैसे एलिना तो थी उसके साथ, उसका साथ देने के लिए, पर उस घटना के बाद से ध्रुव का मन न्यूयॉर्क से उचट गया और ध्रुव ने वापस इंडिया आने का मन बना लिया। ध्रुव के इंडिया आने की खबर अखबार में छप चुकी थी। इधर राज, जो एक छोटी सी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय था, ध्रुव के जाने के बाद राज की शादी उसी के साथ पढ़ने वाली लड़की सविता के साथ हो गई थी, जो उसकी दोस्त भी थी। उनके 2 बच्चे भी थे। राज सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। राज तैयार होते हुए सविता को आवाज देता है, सविता, मेरा नाश्ता तैयार है? जी लाई, अभी बस 2 मिनट, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, सविता किचन से ही आवाज लगाकर कहती है। राज जल्दी जल्दी अपने जूते पहन रहा था, तभी उसकी नज़र मेज पर पड़े अखबार के हेडलाइन पर पड़ी। फ्रंट पेज पर ध्रुव की बड़ी सी फोटो हेडलाइन के साथ छपी थी। देश के जाने माने बिजनेसमैन ध्रुव ध्रुव खत्री आज लौट रहे इंडिया।
राज ने जब ध्रुव खत्री का नाम और फोटो अखबार में देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने खुशी से सविता को आवाज लगाई, सविता ये देखो, ध्रुव ध्रुव वापस आ रहा है इंडिया। देखो मेरा दोस्त, मुझे तो पता ही नहीं था ये न्यूयॉर्क में है। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। देखो आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, रहने दो नाश्ता, मैं ध्रुव से मिलने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। खुशी की वजह से राज ने नाश्ता भी नहीं किया और घर से निकलने लगा ध्रुव से मिलने। सविता आवाज लगाती रह गई, अरे सुनो तो, नाश्ता तो करते जाओ। पर राज ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं और जल्दी जल्दी निकल गया ध्रुव से मिलने। राज ने एयरपोर्ट पहुंचकर न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट के बारे में पता किया और ध्रुव के आने के 2 घंटे पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया और बेचैनी से ध्रुव का इंतजार करने लगा। राज इतने सालों में आज बहुत खुश नजर आता था। वो बार बार बेचैनी में घूमते हुए अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। ठीक 4 बजे ध्रुव की फ्लाइट लैंड हुई। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ में जब राज ने ध्रुव को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वहीं ध्रुव जो उसका खास दोस्त था, आज उसकी आंखों के सामने इतने सालों बाद था। पर कुछ कमी थी जो उसे खटक गई। आंखों पर काला चश्मा लगाए ध्रुव और साथ में एक लड़की जो उससे बार बार बात करते हुए उसी के साथ चल रही थी। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही वाले भी थे कि तभी जैसे राज नींद से जागा और उसने दौड़कर ध्रुव को आवाज लगाई। ध्रुव ने जब ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। आज इतने सालों बाद राज को यूं अचानक सामने देखकर चौंक गया। राज तुम, और यहाँ तुम्हें मेरे आने के बारे में कैसे पता चला? तब राज ने अखबार में छपी खबर के बारे में ध्रुव को बताया। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए और बस एक दूसरे की आंखों में देखने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव और राज जब एक दूसरे के गले मिले तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। राज ने ध्रुव से एलिना के बारे में पूछा तो ध्रुव ने राज को एलिना से मिलवाया। ये मेरी खास दोस्त एलिना है। तुझसे बिछड़ने के बाद इसी ने मुझे संभाला है। और एलिना, ये है मेरा सबसे खास दोस्त राज, मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देने वाला। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, बस वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली और हम बिछड़ गए। राज एलिना को हेलो बोलकर ध्रुव से कहता है, ध्रुव चलो ना घर पर, अपनी भाभी और बच्चे से नहीं मिलोगे? अरे वाह राज, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। कैसे बुलाता, तुमने तो मुझे कोई खबर ही नहीं दी अपनी, कुछ पता ही नहीं था तुम कहाँ हो कैसे हो। राज फिर से उदास होकर कहता है, चलो घर वहीं बैठकर बातें करेंगे। ओके बोलकर ध्रुव एलिना से चलने को इशारा करता है और तीनों राज के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तीनों एयरपोर्ट से राज के घर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। राज ध्रुव को अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाता है। तीनों ही आपस से बातें करते हैं। इतने में थोड़ी देर में सविता चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और सभी लोग चाय नाश्ता करने लगते हैं। दोनों बच्चे अंदर जाकर टीवी देखने में लग जाते हैं। ध्रुव कहता है, और राज आजकल क्या कर रहे हो तुम? अब तो तुम्हारी फैमिली हो गई। देखो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। राज ध्रुव को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ध्रुव मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। ये तो पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए थे। इतने दिनों से कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया मैं। मन में कैसे कैसे ख्यालात आते थे, कहीं तुमने खुद को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया। क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ, क्या क्या सोच सोच कर मैं परेशान होता रहा। और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और बिना बताए चले गए। मुझे एक खबर तक नहीं दी कि तुम कहाँ हो कैसे हो। कभी ये तक नहीं बताया कि तुम्हें याद नहीं आई मेरी बिल्कुल भी। मुझे भी गुस्सा होना चाहिए तुमसे, इतने दिनों बाद आ रहे हो और अगर मैं तुम्हारी फोटो अखबार में नहीं देखता, अगर तुम्हारी खबर अखबार में नहीं छपी होती तो मुझे भी तुम्हारा पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो कैसे हो। वो तो भला हो अखबार वालों को, उन्होंने तुम्हारी फोटो के साथ अखबार में खबर छाप दी और मैंने पढ़ लिया, वरना मैं तुमसे आज भी नहीं मिल पाता। ध्रुवराज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राज मुंह बनाकर फिर कहता है, कैसे शांत हो जाऊं मैं, नहीं होना मुझे शांत। कुछ पल की चुप्पी के बाद राज ने ध्रुव से कहा, तुमने शादी नहीं की ना इतने सालों में, कैसे रह पाए तुम इतने सालों तक हम सबके बिना, वहां घुट घुट कर जीते रहे और तुमने एक बार भी वापस आना या मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक सूनापन और अकेलापन नजर आ रहा है। तब एलिना राज से कहती है,
ये और शादी? मुझे तो लगता नहीं है कि ये ध्रुव महाशय कभी शादी करेंगे भी या नहीं। मैंने तो इन्हें कभी हंसते और मुस्कुराते देखा तक नहीं। कितनी कोशिश की मैंने उन्हें वहां के माहौल में ढालने की, पर लगता है जैसे खुद को खुद में ही कैद करके बैठ गए हैं। ध्रुव एलिना को थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम भी ना एलिना, क्या बकवास बात लेकर बैठ गए हो। तब ध्रुव फिर राज से उस दिन की सारी बात बताता है, जब राज ने उसे जमानत पर रिहा कराया था, और फिर कैसे वो बारिश में ही निकल पड़ा था अनजानी मंजिल की ओर। कैसे दिनेश रहेजा से वो मिला, कैसे उन्होंने उसे संभाला, कैसे वो न्यूयॉर्क के लिए ले गए, सब कुछ उसने राज से बताया। राज, जो अब तक ध्रुव की बातें सुन रहा था, वहां इतने दिनों तक गम में जिंदगी यूं ही जीते रहे। क्या मैं इतना पराया हो गया था? तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की? ध्रुव राज को गले लगाकर कहता है। तब ध्रुव अपने आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए कहता है, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई पल नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। माफ कर दो ना यार, बस अपनी जिंदगी से थक गया था मैं। और फिर कुछ पल के लिए सभी के बीच शांति छा जाती है। फिर ध्रुव थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए राज से कहता है, और राज, तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? सब कुछ कैसा चल रहा है सत्ता और तुम्हारे बीच? तुम दोनों तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। तुम दोनों ने शादी कैसे कर ली? तब राज सप्ता की तरफ देखते हुए कहता है, बस ऐसे ही यार, इसने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, तो मुझे मजबूरी में इससे शादी करनी पड़ी। सप्ता राज की बात सुनकर गुस्से में मुंह फुलाकर कहती, अच्छा, तो मजबूरी में शादी की तुमने मुझसे? उसकी बात सुनकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राज थोड़ा सा कुचाकर ध्रुव से कहता है, लड़का के बारे में नहीं पूछेगा? वो कैसी है? क्या करूं पूछकर? अमन के साथ खुशी होगी वो? ध्रुव उदास होते हुए कहता है और अपने मन के भाव को छुपाने के लिए दूसरी तरफ को मुंह घुमा लेता है। तब राज उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बताता है, नहीं यार, तू गलत सोच रहा है। तू ऐसे अचानक चला गया कि वो फिर वापस ही नहीं आया। क्या करता आकर? गुन्नू की तरह नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। ध्रुव अतीत में खोते हुए कहे जा रहा था, और कहीं ना कहीं मैं खुद को गुनहगार मान बैठा था। जो मैंने उसके साथ किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करनी चाहिए थी उससे जबरदस्ती शादी। पर उस वक्त अमन को गड़का से दूर करने के लिए मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो सब करने के बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। और गड़का गड़का ने भी तो उस शादी को नहीं माना और अमन से शादी कर ली। तो क्या करता मैं वापस आकर? ऐसा कहते हुए ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। तब राज उसे गड़का के बारे में बताता है कि कैसे अमन ने गड़का को धोखा दिया। जब 3 दिन बाद मुझे पता चला कि गड़का और अमन ने शादी नहीं की थी, वो सारे फोटोज जो तुझे उन्होंने दिखाए थे, वो सब फेक थे, एडिट किए हुए थे। गड़का ने तुझसे बदला लेने के लिए अमन के साथ शादी का नाटक किया था, तुझे तड़पाने के लिए। अमन और गड़का की शादी कभी नहीं हुई थी। अमन उन फोटोज के जरिए गड़का को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। गड़का और अमन ने शादी नहीं की थी। अमन गड़का पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, पर गड़का कुछ ना कुछ बहाना कर 2 महीने से उसे शादी के लिए टाल रही थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। एक दिन अचानक से अमन आधी रात को शराब के नशे में धुत गड़का के कमरे में पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तब किसी तरह से उनके नौकर रामू काका की मदद से गड़का वहां से भाग निकली। पर अमन गड़का को किसी भी तरह पाना चाहता था, पर हर बार नाकामयाब रहा। गड़का वहां से भागकर बदहवास सी सड़क पर दौड़ रही थी कि जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, तो मुझे वो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली। मैंने उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। थकान और कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी डॉक्टर ने चेकअप के दौरान बताया कि गड़का 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये खबर सुनकर गड़का थोड़ा परेशान हो गई और उसने मन ही मन एबॉर्शन का फैसला ले लिया था, ये सोचकर कि आखिर वो अकेली ऐसी हालत में एक बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। पर कमजोरी की वजह से डॉक्टर ने एबॉर्शन के लिए मना कर दिया। तब उसकी दोस्त सारा ने उसका बहुत साथ दिया था। अपने इलाज के पेमेंट करने के लिए जब गड़का ने अपने क्रेडिट कार्ड यूज किए, तो उसे पता चला कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था और उसके कार्ड काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद उसे अपने वकील से पता चला कि अमन ने उसकी सारी जायदाद धोखे से अपने नाम पर करा ली। गड़का ने बहुत कोशिश की उसे अपनी जायदाद वापस लेने के लिए, पर कुछ ना हो सका। अपने होने वाले बच्चे के लिए उसने अमन से शादी करने के लिए भी कहा, पर अमन ने उसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया और गड़का को ऐसे हालत में छोड़ दिया, सड़क पर भटकने के लिए।
उस मुश्किल वक्त में सारा ने गड़का को अपने घर रखा और अपने ही साथ एक कंपनी में गड़का को अकाउंटेंट की जॉब दिलवा दी। जब अमन ने गड़का को अपनी जिंदगी और घर दोनों से धक्का देकर निकाल दिया और सारी जायदाद को अय्याशी में उड़ाने लगा, तब उसे तेरी कीमत समझ आई कि तू कितना सही था और उसने तेरे साथ कैसा सलूक किया। गड़का ये सोच सोचकर परेशान थी कि अमन ने सारी जायदाद कब और कैसे अपने नाम करा ली थी, उसे पता ही नहीं चला। वो उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, जैसे वो कहता रहा वो सब करती रही। लड़का प्रेगनेंसी की हालत में जॉब करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। सारा भी कहाँ तक उसका साथ देती। एक दिन उसके पति ने भी उससे अपना कहीं और इंतजाम करने को बोल दिया था। ऐसी हालत में वो कहाँ जाती अकेली। तब एक दिन तुझे ढूंढते हुए वो मेरे पास आई, पर मैं भी उसे क्या बताता जब मुझे ही तेरा कुछ पता नहीं था। मैंने उसे एक बस्ती में रूम किराए पर दिला दिया और कभी कभी उससे मिलने चला जाता था, उसका हाल चाल पूछने के लिए। ज्यादातर तो फोन पर ही पूछ लेता था। सारा भी कभी कभी उससे मिलने आ जाती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। कमजोरी की वजह से उसकी हालत भी ठीक नहीं रहती थी, तो उसका जॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन करती भी तो क्या, नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। कहाँ रहती वो। ऐसे समय में मुझे उस पर दया आती थी और तुझ पर गुस्सा भी आता था कि ऐसी हालत में उसे छोड़कर तू पता नहीं कहाँ चला गया और फिर वापस मुड़कर भी नहीं देखा कि हम सब लोग यहाँ कैसे हैं, तेरी गुन्नू कैसी रह रही है। 8वें महीने में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा। तब सारा ने अपने पति को समझा बुझाकर कुछ दिन गड़का को अपने पास रखने को राजी कर लिया। उसकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने तक सारा ने उसे अपने पास ही रखा। इतनी परेशानियों को झेलने के बाद आखिर 9 महीने बाद गड़का ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। तब मैं भी उससे मिलने गया था। बिल्कुल तेरी जैसी लगती है वो, आखिर वो तेरा अंश ही तो है। 9 महीने बाद उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। तब मैं भी उसे मिलने गया था। बिल्कुल तेरी जैसी लगती है वो, आखिर वो तेरा अंश ही तो है। मैं उसके हर जन्मदिन पर उससे मिलने जाता हूँ। उसके नन्हे मुन्ने हाथों से मेरा हाथ थामना और जब वो अपनी तोतली जुबान से मुझे चाचू कहती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब 5वें बर्थडे पर मैं उसके पास गया तो अचानक से अपना केक छोड़कर वो मेरे पास आई और आते ही मुझसे यही सवाल किया, चाचू आपके साथ मेरे पापा नहीं आए। और तब से हर बार उसका यही सवाल होता है कि चाचू आपके साथ मेरे पापा नहीं आए, क्योंकि गणिका ने उसे बताया है कि मैं उसके पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो लगता है जैसे तू ही मेरे साथ हो। वही गड़का भी हर रोज तुझे याद करती है। तेरा नाम लेकर उसके चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आती है। तेरी यादों में इंतजार करते हुए उसने 10 साल गुजार दिए। जैसे तैसे करके नौकरी करके वो अपना खर्चा और अपनी गुड़िया की परवरिश कर रही है। सब लोग उसे तरह तरह के ताने देते हैं। बिन ब्याही माँ और गुड़िया को हराम की औलाद, पता नहीं क्या क्या तंज कसते हैं उन पर। बड़ा मुश्किल है इस जमाने में एक अकेली औरत का रहना। ये समाज उसे चैन से रहने नहीं देता। अभी कल 16 सितंबर को ध्रुविका का 9वां जन्मदिन है। तुम चलोगे ना मेरे साथ, इस बार उसका बेस्ट गिफ्ट बनकर। राज ने ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, जहां ध्रुव की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गड़का के बारे में यह सब सुनकर वहीं एलिना की आंखें भी नम हो गईं। ध्रुव और गड़का की कहानी सुनकर। ध्रुविका मेरी बेटी, एकाएक ध्रुव के मुंह से निकला। तब राज ने ध्रुव को गले लगाते हुए कहा, हाँ ध्रुव, तेरी और गड़का की बेटी ध्रुविका, यही नाम तो रखा है गड़का ने उसका। चल ना यार, मुझे उसके पास ले चल। ध्रुव आंखों में आंसू भरे हुए राज से कहता है, ध्रुव संभालो खुद को, अभी तुम दोनों आराम करो, हम कल उनके पास चलेंगे। कहते हुए राज ध्रुव को शांत कराता है, जो अभी भी रो रहा था। राज की पत्नी सप्ता भी, जो उन दोनों की कहानी सुनकर नम आंखों से अभी भी उन्हें ही देख रही थी। राज ने सप्ता से कहा, सप्ता चलो खाना लगाओ, अब घर आए मेहमान को भूखा ही रखोगी क्या। सप्ता जल्दी से उठकर अपने आंसू पोंछती है और सबके लिए खाना लगाती है। सब खाना खाते हैं पर ध्रुव को कहाँ भूख थी। एक तो निवाला खाकर वो उठ जाता है। रात काफी हो चुकी थी तो सभी आराम करने चले जाते हैं, पर ध्रुव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गड़का के बारे में सोच सोचकर ध्रुव की रात भर करवटें बदल कर जैसे तैसे रात बीती।
सुबह 5 बजे ही ध्रुव फ्रेश होकर तैयार हो गया। जब रात 7 बजे उठकर आया तब ध्रुव तैयार हुआ, चहलकदमी करते हुए बेचैनी से उसी का इंतजार कर रहा था। राज ध्रुव की आंखों में गड़का और अपनी बेटी से मिलने की उत्सुकता देखकर मुस्कुरा दिया। इतने में एलिना भी आ गई। फिर सब लोग नाश्ता करके शॉपिंग के लिए निकल गए। 4 बजे सब लोग शॉपिंग करके आ गए। ध्रुव ने गड़का और ध्रुवका के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। फिर सब लोग जल्दी से तैयार होकर गड़का से मिलने के लिए निकल गए। आज ध्रुव की आंखों में अजीब सी चमक थी, जिन आंखों की उदासी को दुनिया से छुपाने के लिए हमेशा चश्मे का सहारा लेना पड़ता था, वो आंखें आज खुशी से चहक रही थी। शाम को ठीक 5 बजे वो लोग एक भीड़ भाड़ वाले बस्ती में पहुंच गए, जहां गड़का अपनी बेटी के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। जैसे ही ध्रुव गाड़ी से उतरा, कल के अखबार में उसके नाम के साथ फोटो छपी होने की वजह से उसे चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। चारों तरफ से ध्रुव ध्रुव खत्री, ऑटोग्राफ प्लीज की आवाजें आ रही थी। उस वक्त ध्रुविका स्कूल से आकर खाना खाने बैठी थी और गड़का उसे खाना खिला रही थी। गड़का की आंखें भी वैसे ही सूनी और अकेलेपन से भरी हुई थी जैसे ध्रुव की। वो बस अपने अतीत को याद करके आंसू बहाती रहती और सोचती रहती, काश मैंने ध्रुव की बातों पर विश्वास किया होता। काश मैं अमन के बहकावे में ना आई होती, तो आज शायद मेरे डैड और ध्रुव मेरे पास होते। गड़का अपने अतीत में खोई हुई थी कि अचानक बाहर शोर शराबा सुनकर ध्रुविका अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, बाहर कितना शोर हो रहा है। लगता है आज फिर किसी का झगड़ा हो गया है। अपने अतीत के बारे में सोचकर गड़का की आंखों में आंसू आ गए थे। गड़का अपने आंसुओं को पोंछकर ध्रुविका की तरफ देखती है और कहती है, चलो देखते हैं क्या हुआ है बाहर। और वो दोनों बाहर आती हैं। गड़का की नजर जब भीड़ के बीचों बीच खड़े ध्रुव से मिलती है, दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, जैसे बरसों से मिलन की आस में कब से आंखें तरस गई थी। दोनों एक दूसरे को एकटक निहारते रहते हैं। इतने में ही ध्रुविका को राज दिख जाता है और वो शोर मचाने लगती है, मम्मी देखो चाचू आए हैं, मम्मी देखो चाचू आए हैं। मम्मी उनसे पूछूं ना, क्या इस बार भी वो पापा को साथ नहीं लाए। तभी गड़का ध्रुव की तरफ एकटक देखते हुए ध्रुविका से कहती है, नहीं बेटा, इस बार चाचू पापा को साथ लाए हैं। ये सुनकर ध्रुविका खुशी से उछल पड़ती है। तभी राज भीड़ को चीरते हुए गड़का के पास आता है। ध्रुविका दौड़ती हुई राज के पास आकर पूछती है, चाचू कहाँ है मेरे पापा। तब ध्रुव उसके पास आकर ध्रुविका को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार करता है। ध्रुविका भी पापा पापा कहकर रोते हुए ध्रुव के गले लग जाती है। पापा आप कहाँ चले गए थे, आप क्यों नहीं आते थे मुझसे मिलने। सब लोग मुझे कितना चिढ़ाते थे, जैसे कितने ही सवालों की झड़ी लगा देती है। तब ध्रुव भी उसे कसकर गले लगा लेता और कहता है, अब कोई नहीं चिढ़ाएगा बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम सब साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राज ध्रुव की गोद से ध्रुविका को ले लेता है और उसे ध्रुव के लाए हुए सारे गिफ्ट दिखाता है। इधर ध्रुव और गड़का कुछ देर दुनिया से बेखबर एकटक एक दूसरे को निहारते रहते हैं। तभी गड़का रोते हुए गुस्सा दिखाते हुए ध्रुव से कहती है, क्यों आए हो आप यहाँ, मेरे हालात पर तरस खाने या मेरा मजाक उड़ाने। हाँ मैंने गलती की थी तुम पर विश्वास ना करके, पर तुमने भी तो मुझे धोखा देकर गलती की थी, मेरे साथ जबरदस्ती शादी करके। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। तब ध्रुव आंखों में आंसू भरे गड़का को कंधों से पकड़कर कहता है, माफ कर दो ना गड़का, मुझे तुम्हारे साथ किए हुए गलत व्यवहार का बहुत पछतावा था और आज तक है, पर मेरे पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता। और फिर तुमने भी तो मेरी शक्ल ना देखने और मुझसे कभी ना मिलने की बात बोली। फिर तुमने अब मुझे अमन और अपनी शादी की फोटो दिखाई, तो मुझे लगा तुमने सच में अमन से शादी कर ली। फिर उसके बाद मेरा यहाँ रुकने का क्या कारण रह जाता। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, बस जब तुम अमन के साथ खुश थी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चले जाना चाहता था, जो कभी तुम्हारी जिंदगी को और तुम्हें दुख ना दे पाऊं। पर वो तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया और आज तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ बेइंतहा। क्या मुझे माफ नहीं करोगे गड़का। मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा, कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। प्लीज गड़का, मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना इतने साल पता नहीं कैसे रह पाया, एक जिंदा लाश की तरह। गड़का की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गड़का रोते हुए ध्रुव से कहती है, नहीं ध्रुव, उस वक्त जो हालात थे उसमें जितनी तुम्हारी गलती थी उतनी ही मेरी भी गलती थी।
मेरे इस तरह के व्यवहार से तंग आकर तुमने वो कदम उठाया, मुझे भी माफ कर दो। फिर गड़का रूठे गले से आगे कुछ ना कह पाई और ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव और गड़का गले लगकर एक दूसरे को अपने आंसू से भिगोती हुई जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। ध्रुव गड़का और ध्रुविका को लेकर विजयकांत मिश्रा की कोठी पर आता है। गड़का अंदर जाने में संकोच करती हुई ध्रुव की तरफ देखती है। तब ध्रुव कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं गड़का, अब ये हमारा घर है। मैंने आज सुबह ही इसकी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कराई है। और रही अमन की बात, उसको भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी सजा दे दी कि वो कोढ़ी बनकर लोगों से भीख मांगता हुआ दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसने तुम्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था ना, वो भी तब जब तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान सांस ले रही थी। ऐसा करने वालों को भी भगवान कभी माफ नहीं करते। ये सब सुनकर गड़का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर से ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव गड़का और ध्रुविका का हाथ पकड़कर अंदर हॉल में ले जाता है। हॉल में अंधेरा हो रहा था क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। ध्रुव ने लाइट का स्विच ऑन किया, तभी पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी बर्थडे टू यू ध्रुविका की आवाज से गूंज उठा। पार्टी हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, जिसमें गड़का के सारे दोस्त भी शामिल थे और ध्रुविका के कुछ खास स्कूल फ्रेंड भी थे। ये सब देखकर गड़का की आंखों में आंसू आ गए। तभी ध्रुव उन आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, अब नहीं, बहुत रुलाया है ना मैंने तुम्हें, अब मुस्कुराने की बारी है। कहते हुए ध्रुव गड़का और ध्रुविका को गले लगा लेता है। तभी भीड़ में से सारा गड़का के पास आती है और गड़का और ध्रुव को एक साथ देखकर उन्हें आगे की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देती है। गड़का सारा को गले लगाकर कहती है, थैंक्स सारा, तुमने मेरा अब तक की जिंदगी में बहुत साथ दिया है। तुम्हारे जैसा और राज के जैसा दोस्त इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सारा कहती है। और ध्रुव जैसा जीवन साथी भी बहुत मुश्किल से मिलता है गड़का। एक दूसरे का साथ निभाते हुए तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। तभी पीछे से राज बोलता है, ओ तो जनाब रात भर और सुबह सुबह उठकर इन सब तैयारियों में लगे थे और हम सब घोड़े बेचकर सोते ही रह गए। छुपे रुस्तम, कहते हुए सभी की हंसी हाल में गूंज जाती है। कुछ देर में ध्रुविका अपने बर्थडे का केक काटती है। उसके बाद डांस फ्लोर पर सभी लोग डांस कर रहे थे कि तभी अचानक ध्रुव गड़का का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है और गड़का शर्माते हुए ध्रुव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी सारा, राज और बाकी सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उन दोनों का स्वागत करते हैं और कहते हैं, इस खुशी के मौके पर तुम दोनों का एक डांस तो बनता है, डांस प्लीज। ध्रुव और गड़का एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक रोमांटिक डांस सॉन्ग पर डांस करते हैं। तभी अचानक डांस करते करते ध्रुव रुक जाता है और अपने कोट की जेब से रिंग और एक गुलाब का फूल निकालकर घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर गड़का का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विल यू मैरी मी। गड़का शर्माते हुए अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दे देती है। तब ध्रुव गड़का के हाथ में वो रिंग पहना देता है और उसके हाथों में फूल देता हुआ कहता है, आई लव यू गड़का। गड़का शर्माते हुए आंखों में खुशी के आंसू लिए अपना हाथ ध्रुव से छुड़ाकर चली जाती है। सभी लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ देर बाद ध्रुव माइक हाथ में लिए हुए कहता है, अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरी और गड़का की शादी आज से 10 साल पहले हो चुकी थी, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये ध्रुविका मेरी ही बेटी है। सब लोग गड़का को गलत मानते आए हैं। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं गड़का से फिर से शादी करना चाहता हूँ। आप सब लोगों के बीच आज से 3 दिन बाद 20 सितंबर को मैं और गड़का शादी कर रहे हैं। ध्रुव का ये अनाउंसमेंट सुनकर गड़का भौचक्की रह जाती है। गड़का अपने अतीत में मिले सारे दुखों को याद करके सिहर जाती है और आज ध्रुव को देखकर वो उन सब बातों को भूल जाती है। रात के 10 बज चुके थे और धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। राज, सरिता, एलिना और सारा को छोड़कर सभी मेहमान 11 बजे तक जा चुके थे। तब गड़का ध्रुव से कहती है, ये सब क्या है ध्रुव, शादी? हाँ गड़का, मैंने दुनिया की नज़रों में तुमसे शादी नहीं की ना, मैं दुनिया की नज़रों में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो शादी भी तो एक ज़बरदस्ती ही थी जो मैंने की थी। मैं तुम्हारी मर्जी से फिर से शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? तब गड़का आंखों में आंसू भरकर ध्रुव के गले लग जाती है। हाँ ध्रुव, मुझे तुमसे शादी करनी है। तभी पीछे से ध्रुविका बोलती है, मैं भी हूँ मम्मा। और गड़का ध्रुविका को भी अपनी गोद में उठाकर गले से लगा लेती है। ध्रुविका खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, मेरे पापा और मम्मा की फिर से शादी होगी। मैं अपने सभी दोस्तों को बुलवाऊंगी अपने मम्मी पापा की शादी में, है ना पापा? फिर उसकी इस बचकानी हरकत पर सभी लोग हंसने लगते हैं।
तब गड़का और ध्रुव ध्रुवका से कहते हैं, हाँ बेटा, आप अपने सभी दोस्तों को बुलाना। एलिना ध्रुव को पसंद करती थी और दिल ही दिल में बेइंतहा प्यार करने लगी थी। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी, पर कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी कि ध्रुव को उसका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। एलिना ध्रुव से कहती है, ध्रुव, अब मुझे भी चलना चाहिए। वहाँ सब कुछ वर्मा अंकल जी पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे। मैं कल सुबह की फ्लाइट से चली जाऊंगी। तभी ध्रुव, गड़का, सारा, राज और सविता सभी एलिना से कहते हैं, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन बाद चले जाना। ध्रुव और गड़का की शादी के बाद। राज, जो एलिना की आंखों में ध्रुव के लिए प्यार और चिंता पहले ही देख चुका था, एलिना से कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात एलिना, पर तुम गड़का और ध्रुव की शादी में शामिल होगी तो ध्रुव को अच्छा लगेगा। सब लोगों के कहने पर एलिना शादी तक रुकने के लिए तैयार हो जाती है। 3 दिन बाद 20 सितंबर को शादी की तैयारियों में सभी लोग लगे थे। राज, सारा, एलिना और ध्रुव सभी गड़का शादी के लिए तैयार हो रही थी। सुर्ख लाल जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी ध्रुविका वहां आ जाती है और कहती है, मम्मा, वाओ, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो ना इस ड्रेस में। पापा तो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। उसकी इस हरकत पर गड़का मुस्कुरा देती है। ध्रुविका फिर कहती है, मम्मा, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको नजर ना लगे, कहते हुए अपनी आंख से काजल गड़का के कान के पीछे लगा देती। गड़का मुस्कुराकर ध्रुविका को गोद में उठा लेती है और उसके माथे को चूम लेती है। हाय, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तभी सारा और एलिना वहां आते हैं और गड़का को देखते रह जाती हैं। तभी सारा गड़का से कहती है, गड़का, तुम तैयार हो गई, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। और सभी नीचे आ जाते हैं। उधर जब गड़का नीचे आती है तो ध्रुव भी गड़का को देखते रह जाता है। तब राज उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हाल है ध्रुव बेटा, अभी शादी की रस्में कर ले, देख आप रात को लेना। तब ध्रुव राज को घूर कर देखता है तो राज किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। शादी की सारी रस्में सभी मेहमानों की मौजूदगी में अच्छे से हो जाती हैं। शादी के बाद सभी लोग धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। फिर सारी रस्में करते करते और मेहमानों को विदा करते रात के 9 बज चुके थे। फिर सारा और एलिना गड़का को रूम में लेकर आते हैं। गड़का रूम की खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। पूरा कमरा गुलाब के फूलों और उनकी पंखुड़ियों से सजा था। बेड भी पूरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। गड़का उन मदहोश करने वाली फूलों की खुशबू और अपने ख्यालों में खोए हुए बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। तो गड़का शर्मा कर एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। तभी ध्रुव कमरे में प्रवेश करता है। वो गड़का को बेड पर एक कोने में सिमटा हुआ बैठे देखकर मुस्कुरा उठता है और जाकर धीरे से उसके पास बैठ जाता है। फिर धीरे से ध्रुव जब गड़का का घूंघट उठाता है तो गड़का शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। ध्रुव को गड़का का यूं शर्माना बड़ा अच्छा लग रहा था। तब ध्रुव गड़का का चेहरा ऊपर उठाता है। दोनों की नजरें फिर एक बार मिलती। कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा चांद, ये पल यहीं रुक जाए और मैं यूं ही तुम्हारी आंखों में देखता रहूं और तुम्हारी गोद में सर रखकर यूं ही हमेशा के लिए सो जाऊं। ध्रुव के मुंह से अनायास ही निकल जाता है। गड़का ध्रुव के मुंह पर हाथ रख देती है और आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, ध्रुव, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं, हमारी इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। आगे से कभी ऐसे मरने की बातें मत करना। मैं तुम्हारे बिना 10 सालों में कैसे रही हूँ मैं ही जानती हूँ। और रोने लगती है। ध्रुव गड़का को सीने से लगा लेता है और कहता है, सॉरी गुन्नू, आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, कहते हुए ध्रुव उसके माथे को चूम लेता है। गड़का शर्मा कर चेहरा नीचे कर लेती है। ध्रुव गड़का के माथे पर, गालों पर, हाथ पर किस करते हुए उसके गले पर पहुंच जाता है और किस करता है। गड़का का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो आंखें बंद। फिर ध्रुव गड़का के होठों पर अपने होठ रखकर उनका रसपान करने लगता है। धीरे धीरे ध्रुव का हाथ गड़का की कमर पर जाता है। गड़का ध्रुव का स्पर्श पाकर सिहर उठती है और शर्माकर बेड से उठकर नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें तेज से चल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी ध्रुव उठकर जाता है और गड़का का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। गड़का शर्माकर अपनी दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। कुछ ही पलों बाद दोनों ही एक दूसरे को इतने सालों की मोहब्बत में भिगोते हुए एक हो जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह 5 बजे जब ध्रुव की आंख खुलती है तो गड़का चादर में लिपटी बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर बालों की लट आ रही थी। ध्रुव बड़े प्यार से गड़का को देख रहा था।
जो सोते हुए बड़ी मासूम लग रही थी, और फिर धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता है। तभी गड़का की आंख खुल जाती है। वो ध्रुव को अपनी तरफ से ऐसे प्यार से देखते हुए शर्मा कर अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। तब ध्रुव गड़का को अपने बाहों में भरकर एक बार फिर से प्यार की बारिश में भिगो देता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। तभी गड़का धीरे से ध्रुव से कहती है, ध्रुव अब छोड़ो ना मुझे, जाने दो, मुझे तैयार होना है। ध्रुवका के उठने का भी टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं। मुझे ध्रुवका को स्कूल के लिए तैयार भी करना है, 8 बजे का स्कूल है उसका। ध्रुव गड़का की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं गुन्नू प्लीज, आज रहने दो ना, मेरी बाहों में यूं ही रहो बस। मन करता है ये पल बस यही थम जाए और हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में खो जाएं। गड़का शरारत से ध्रुव के माथे को चूमते हुए ध्रुव को अपने ऊपर से हल्का सा धक्का देकर हटाती है और चादर अपने ऊपर लपेटे हुए उठकर बाथरूम में चली जाती है। ध्रुव उसकी इस हरकत पर बस मुस्कुराकर रह जाता है। वो चादर ओढ़कर फिर लेट जाता है। गड़का तैयार होकर आती है। उसने पीले रंग की लाल बॉर्डर वाली शिफॉन की साड़ी पहनी है, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो अपने गीले बालों से तौलिया हटाते हुए अपने बाल पीछे की तरफ करती है, फिर कानों में इयररिंग्स पहनती है। सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपने बालों में लगाने जाती है कि तभी ध्रुव पीछे से आ जाता है और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले लेता है। डिब्बी खोलकर ध्रुव गड़का की आंख में सिंदूर लगाता है और उसके माथे को चूम लेता है। गड़का, ये हक सिर्फ मेरा है, मैं आज से तुम्हारी मांग में रोज सिंदूर लगाऊंगा। गड़का उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती है। ध्रुव गड़का के पीछे खड़ा होकर उसे निहारने लगता है, फिर उसके ब्लाउज की खुली डोरी को पकड़कर उन्हें बांधने लगता है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज के साथ रुपका की आवाज आती है, मम्मा, मम्मा, आप उठे नहीं क्या अभी तक? मैं लेट हो गई स्कूल के लिए, मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? 7:30 बज रहे हैं। तभी ध्रुव जाकर बेड पर लेट जाता है और गड़का जल्दी से दरवाजा खोलती है। गड़का ध्रुवका से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको जल्दी से तैयार कर देती हूँ, आपके पापा गाड़ी से आपको छोड़ देंगे। ये बात सुनकर ध्रुवका खुशी से उछल पड़ती है। वाओ, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे, मैं जल्दी से अभी तैयार हो जाती हूँ। फिर ध्रुव की तरफ देखते हुए मायूसी से कहती है, पर पापा तो अभी उठे भी नहीं है, वो कैसे मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे? बेटा, मम्मा है ना, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके पापा को उठा देती हूँ, चलो आप जल्दी से तैयार हो। लड़का ध्रुव को उठाकर ध्रुवका को जल्दी से तैयार कर देती है। ध्रुवका को तैयार करते हुए गड़का की नज़र मेज पर पड़े अखबार पर पड़ती है। अखबार में फ्रंट पेज पर गड़का और ध्रुव की शादी की फोटोज हेडलाइंस के साथ छपी थी। ये देखकर गड़का मन ही मन मुस्कुरा उठती है। इतने में ध्रुव भी फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। फिर ध्रुव ध्रुवका को उसके स्कूल छोड़ने जाता है। ध्रुवका सभी टीचर से और सभी दोस्तों से अपने पापा को मिलवाती है और बहुत खुश होती है। अखबार में खबर छपी होने की वजह से सभी टीचर ध्रुव को शादी की शुभकामनाएं देते हैं। ध्रुवका को स्कूल छोड़कर ध्रुव घर आता है तो एलिना जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार कर रही होती है। ध्रुव एलिना से कहता है, तुम इतनी जल्दी जल्दी में तैयार होकर कहाँ जा रही हो? एलिना अपने आंसुओं के सैलाब को रोकने की कोशिश करते हुए ध्रुव की तरफ बिना देखे कहती है, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वो वर्मा अंकल का फोन आया था, मुझे अर्जेंटली वहां जाना है। जो हमने पिछले हफ्ते मणिपाल वायलिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। तुम्हारे साइन चाहिए थे, पर अब जब पावर ऑफ एटर्नी तुमने मेरे नाम की है तो उस पर मेरे सिग्नेचर चाहिए। मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा। मैंने टिकट भी बुक करा लिया है, 1 बजे की फ्लाइट है। पर यूं अचानक ध्रुव थोड़ा चिंतित सा कहता है, ऐसे कैसे? फिर कुछ सोच कर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं और गड़का तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। ध्रुव गड़का से एलिना के बारे में बताता है। कुछ देर बाद गड़का और ध्रुव एलिना को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। एयरपोर्ट पर ध्रुव से विदा लेते हुए एलिना अपने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयास करती है, फिर भी उसके आंसू छलक आते हैं और वह ध्रुव के गले लगकर उसे बाय बोलकर अपने आंसुओं को छुपाते हुए जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। वहां से लौटते हुए गड़का और ध्रुव मस्ती करते हुए आ रहे थे कि अचानक उनके सामने सड़क क्रॉस करते हुए एक गरीब से दिख रहे आदमी को एक ट्रक टक्कर मारता हुआ निकल जाता है। गड़का और ध्रुव जल्दी से अपनी गाड़ी रोककर उस आदमी के पास जाते हैं। उसके पास जाते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसके सिर, नाक, मुंह से खून आ रहा था, उसे बहुत चोट लगी थी। तभी घबराई हुई सी गड़का ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, अरे ये तो अमन है। तभी ध्रुव अमन से कहता है, अमन चिंता मत करो तुम, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अमन आंखों में आंसू लाते हुए उन दोनों को देखता हुआ और कहता है, नहीं ध्रुव,
मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं जीना भी नहीं चाहता। लगता है भगवान ने भी तरस खाकर मुझे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए तुम दोनों को यहाँ भेजा है। मुझे माफ़ कर दो ध्रुव और गड़का, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की। और गड़का, तुमसे तो मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता। तुम्हें मैंने उस वक्त दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जब तुम प्रेग्नेंट थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करता है। गड़का, तुम जैसी पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की मैंने जिंदगी बर्बाद की है। शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है और इसीलिए शायद तुम्हारी तरह अकेला सड़क पर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया। और किसी से तो मैं माफी भी नहीं मांग पाया। मेरा पाप शायद कुछ कम हो जाए अगर तुम दोनों मुझे माफ कर दो तो मैं कम से कम चैन से मर तो पाऊंगा। गड़का और ध्रुव एक साथ बोलते हैं, नहीं अमन, ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी किस्मत में ही शायद वो सब कुछ लिखा था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अमन, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव चिंतित होते हुए कहता है और अमन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अमन की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। ध्रुव और गड़का बस उसे यूं ही जाते हुए देखते रह जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।